जय श्री नमस्कार। राम, जय जय श्री राम। गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ, जो भी टूटी फूटी गलती हुई है उसके लिए क्षमा करिएगा आप लोग। क्षमा प्रार्थी तो आपको क्षमा प्रार्थी तो आपको करनी है, मगर आपको आपको छुटकारा नहीं मिलेगा इस योगाहार परिवार से। अब आप तो बिल्कुल पकड़ी गई है, आप नहीं छूटेंगी साधना बहन जी। आप कंटिन्यू योगाहार में आ सकती है, आप कभी भी अपना थैंक यू मैम। समय रोज मिले जुड़ना है आपको, रोज जुड़ना है। और आपने जो बताया अभी ये हम लोग करेंगे। अभी ये जो 7 बजे से 8:30 बजे तक क्लास चलेगी, उसमें हम ये सब ये करते रहेंगे। अभी नहीं करिए भाई जी, अभी नहीं करिए। मैं इसलिए बताई ताकि कभी जैसे हम कहीं हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं असाध्य हैं कि हम अपना योगा नहीं कर सके, आज का हमारा योगा नहीं हुआ, या हमारे मम्मी पापा एजेड लोग हैं वो नहीं, उनके शरीर में, कमर में, पीठ में, पैर में दर्द है, तो एक करवा के देखिए, बहुत बेनिफिट मिलता है। और हम अगर कहीं हैं, हम कहीं ट्रेन में जा सकते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर हम 12 मिनट कर लेंगे ना एकदम अच्छे से, तो पक्का 100% पसीना आएगा। आप देख लेना, मैं झूठ नहीं बोलती, जो ट्राई की रहती हूँ वही बताती हूँ, पक्का होता है। अभी तो हम इतना व्यायाम कर लिए, हमारे पूरे शरीर का दिनचर्या हो गया। अभी एक चीज हम और आपको बताते हैं, हम पतंजलि अभी एक पतंजलि, सर मैं तो बहुत 20-25 साल पुराने टीचर हूँ, सॉरी सर, वो परिस्थिति की वजह से हमने छोड़ दिया। अभी 4-5 साल से फिर जुड़ गए, बीच में छोड़ दिया। जो भी सर, ऐसे हमारा विवेकानंद ग्राउंड था, ऐसे हमारा क्लास चल रहा पतंजलि का, बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड है, ऐसे लोग चलते हैं। अभी ज्यादा नहीं सर, अभी 5-6 महीने की, 7-8 महीने की बात बता रहे हैं। बहुत लोग चलते हैं, बहुत लोग क्लास में अपना प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो ओवर स्मार्ट होते हैं, वो अपने एक कोने ग्राउंड में बीच में बैठ के अपना कुत्ते फांते करते हैं, तुरंत अटैक आया भाई जी, तुरंत खत्म हो गए। तब से इतना डर हो गया, इतना ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं, हम लोग का डेली का भाई जी क्लास चलता है, डेली पर डे ऑनलाइन। तो अब आज के डेट में सिर्फ सावधानियां बता रहे हैं, मेन सावधानी। एक आसन करिए, 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 बार लंबी गहरी सांस छोड़िए। हर एक आसन में ठहराव, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, पर ठहराव। शरीर को पहले शीतल करिए, फिर दूसरे आसन में हम जाएंगे, फिर शरीर को शीतल करिए, फिर हम दूसरे आसन में जाएंगे। सॉरी आप लोग को, रंजना मैम से सॉरी क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया। हाँ सही तो हाँ, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता जो है 7 बजे ही आमंत्रित करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी ओके मैम, ओके ओके साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट आज होती है, कुछ सिखाया, वेलकम मैम, वेलकम। आपका योग करते हमें आनंद आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज आपको आमंत्रित किया। और चलिए अगला सत्र हम आरंभ करते हैं, और आप सभी जुड़े रहिए। आगे हम आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में श्री अंकित मालू जी, उत्कृष्ट युवा कृषक प्रशिक्षण, कृषि फार्म, जिला शिवनी, मध्य प्रदेश से है। और अंकित भैया जो हमारे इस योगार मंच पर हमने 1-2 बार और आ चुके हैं, और आज भी मैंने उनको एक विषय दिया था कि जैविक खेती की तरफ बढ़ते कदम। तो इस विषय पर आज हमें अंकित भैया मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो उन्होंने उसी को, भारतीय संस्कृति, गर्व की अनुभूति, भारत का भविष्य, प्राकृतिक खेती की ओर। तो आज हमें इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए अंकित भैया हमारे इस योगहार परिवार में फिर से आमंत्रित है। और अंकित भैया का जो है मालू जी की पाठशाला, ये गूगल अपना यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी अंकित भैया की जानकारी मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय अंकित मालू जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी अंकित भैया। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। वंदे मातरम। सदन को मेरा प्रणाम। ओम।
साधना दीदी द्वारा बहुत अद्भुत और ऊर्जावान योग कराया गया, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं। और आज मैं आपको जितनी बातें बताऊंगा कि हमें भारतीय संस्कृति पे गर्व की अनुभूति, प्रकृति खेती भारत का भविष्य और कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा, और मुख्यतः इसमें भारत का जीवन दर्शन आपके सामने प्रस्तुत करने की प्रयास करूंगा। तो भारतीय जनमानस सत्य में जयते कि अटल विश्वास से विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत माता को बैठाकर प्राचीन वैभव की तरफ निरंतर बढ़ रहा है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड के बारे में सच समझने के प्रयास में कि तपस्या से प्राप्त ज्ञान को प्रकाश इस पूर्ण भूमि में समाज और जीवन प्रणाली का विकास हुआ, जिसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। हिंदुत्व की दृष्टि से हमारा वैश्विक दृष्टिकोण गीता में हमारे आराध्य श्री कृष्ण द्वारा संपूर्ण पुरुषोत्तम द्वारा बोला गया है, सर्व खल्लु इदम ब्रह्म में स्पष्ट होता है। इस वैज्ञानिक सत्य की अनुभूति और खोज हमारे पूर्वजों ने की है। सनातन एक ही चेतना से विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इससे हमारी जीवन दृष्टि विकसित हुई है। हिंदू जीवन दृष्टि में संक्षेप में परिभाषित करना हो तो एकात्म दृष्टि ही हमारी से आप परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वासुदेव कुटुंबकम को हम मानते हैं कि पूरा विश्व भी हमारा परिवार है। इसलिए कारण हमें शोषण की जगह दोहन की दृष्टि विकसित हुई है। हमारी धरती में हवा, वायु, पेड़ पौधे, फूल, जितनी भी चीजें हैं उनका हमको सीमित उपयोग करना चाहिए, अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए, और सादगी से हमको हमारा जीवन जीना चाहिए। इसी से हमारी प्रकृति खेती इसमें बहुत बड़ा इसका योगदान है। मानव के संबंध में हिंदुत्व का वैश्विक दृष्टिकोण यही है कि मानव केवल भौतिक प्राणी नहीं है, अपितु ईश्वरीय अंत होने के कारण हम लोग अमृत पुत्र हैं। हम अगर हमारी हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को समझेंगे, हम प्रकृति खेती को समझ पाएंगे और हमारे जीवन दर्शन को हम समझ पाएंगे। देखिए, हमारा शरीर 4 तत्व शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के सामुष्य व्यक्ति बना है। इसी प्रकार व्यक्ति कभी अकेली नहीं है, वे व्यक्ति समष्टि और परमेष्टि सही के समाधान से सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। आत्मा की अमरता और पूर्व जन्म हमारे हिंदू जीवन प्रणाली का शाश्वत सत्य है। पश्चिमी जीवन की प्रणाली की तरह हम पंच इंद्रियों की सुख प्राप्त करने हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारी सनातन प्राणी में निरंतर सुख या मोक्ष की प्राप्ति हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष ही आधार है। अपितु प्रयास करके मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि से परे होके परम शक्ति का साक्षात्कार कर सकता है। देखिए, आज हम सब लोगों को सामाजिक समरसता एकत्रित होने की बहुत जरूरी है, आज की नीड है हमारी। और प्रकृति खेती उसमें ही एक राह है जिसमें हम सब लोग एक मिलते हैं। पहले मैं कविता के माध्यम से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसमें हम लोग का नारा भी रहता है कि हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पति तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, कि हम सब भारत माता की संतान है। जब हम सब भारत माता की संतान है तो हम में से कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता, हम सब एक हैं। तो हमें मिलकर भारतीय संस्कृति और भारत की रक्षा करना चाहिए। तो एक कविता के माध्यम से सामाजिक समरसता के ऊपर भी मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं कि श्री रामकृष्ण गौतम की भूमि, महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ, जितने दर्शन उतनी राहे, चिंतन का चैतन्य भरा, पंथ खालसा गुरु पुत्रों की, शिवज की बलिदानी ये पूर्ण धरा, अक्षय वट आ गणित सखाए, जड़ से जीवन हिंदू है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं मधु से अनबेग आज भी जीवन भर विष पान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का, आज जीवन निर्माण किया है। ये हमारे आराध्य राम जी के लिए। वनवासी हूँ दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूँ, सन्यासी हूँ पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूँ, सूल भरे कंथक पद पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का, आजीवन निर्माण किया है। सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा आज करे, बड़वेद मतभेद मिटाकर नव रचना निर्माण करे, धर्म हमारा जग में अभिनव अक्षय है, अविनाशी है, इसी कड़ी से जुड़े हुए युग युग में भारतवासी है, ता अता जहाँ की महिमा गहरा जैसा सिंधु है, संजीवन रस अमृत पीकर मृत्युंजय हम हिंदू हैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए जो धर्म है वो हमारे जीवन का आधार है, हमारी हिंदू संस्कृति की आत्मा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा और
भूतकाल में भी जो हमारे साथ हुआ है, इससे हमें सबक लेके आगे हम सब लोगों को एक इकट्ठा होके काम करना चाहिए। तो भूतकाल में भी जो हमारे साथ हुआ, उसमें मैं आपको कुछ कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करने अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों से कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया, कोई बताए काबुल में जाके कितनी मस्जिद तोड़ी, भू भाग नहीं शसत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के वे क्षुदित लाल, मुझको मानव पर भेद नहीं मेरा अंत स्थल वर विशाल, दुनिया के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ लुटा चुका हूं फिर भी अक्षय है धनागार, मेरे हीरो से ज्योतित परकियों के वे राज मुकुट, यदि इन चरणों में झुक जाए कल वे किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं मधुसन बेगाज भी जीवन भर विष पान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जोहर अपार, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जोहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली वो आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल के जल के हो गई अमर, ये बुझने वाली आग नहीं रग रग में से समाया हूं, यदि फूट पड़े अचानक ज्वालामुखी लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें हमारे भूतकाल से भी हमको सबक लेके हमें आने वाले समय में एकत्रित होके कि हम सब हिंदू हैं और भारतीय माता की गौरव को हमको आगे बढ़ाना और हमें विश्व गुरु की तरफ ले जाना है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रकृति खेती को समझना है। तो आज जो मैंने आपको हिंदुत्व की जो मानव दृष्टि बताया हूँ, जो दृष्टिकोण बताए हूँ, इसी से हमारा प्रकृति खेती है। और प्रकृति खेती हमारे पूर्वजों द्वारा हजारों साल पहले से किया जा रहा है, जिसमें ऋग्वेद में कितना अच्छा वर्णन है कि जैसे भी हमारे यहाँ गेहूं की फसल लगी है, तो गेहूं का जब आप बाली काटेंगे तो शुरू की 2 मुट्ठी गेहूं की बालियां हमें चिड़िया के लिए रखना है, हमारी जमीन से 6 इंच ऊपर फिर दाना हमको लेना है, फिर जमीन से 6 इंच ऊपर की चीजें हमें हमारी गौ माता हमारे पशु के लिए भी रखना है, और फिर जो 6 इंच से बची जमीन है वो हमारी धरती माता को हमको अर्पण करना है। हम जब रोटी बनाते हैं तो हमें पहले 1 चुटकी आटा चींटी के लिए रखना है, फिर खाना बनाने के बाद पहली रोटी हमें गौ माता को देना है, फिर अपनी रोटी निकालने के बाद लास्ट की रोटी हमें कुत्ते को देना है। ये मतलब हमारे जीवन दर्शन है हिंदू का, जो हमारे वेदों में इसका वर्णन है। और हमारे वेदों में जैसे ऋग्वेद जो दुनिया की सबसे पुरानी श्रुति है, जो साक्षात ईश्वर द्वारा लिखा गया है, जो दुनिया की सबसे पुरानी श्रुति में जो हमारा ऋग्वेद में सबसे ज्यादा चीजें शुरुआत में बोला गया है कि आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए, अग्नि की शक्ति बताई गई है, यज्ञ कीजिए, यज्ञ को कर्म भी कहा गया, और तीसरा पंचतत्व की खोज जो हमारे पूर्वजों ने किया था और आज उसकी पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। तो इसको भी हमको समझना, हमारी प्रकृति खेती में हमारे पूर्वजों द्वारा हमें कब बोना है, हमें कब काटना है, हमें कब बीज लगाना है, हमें क्या करना है, इसका इतना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसको हमको जान के गर्व की अनुभूति होगी। तो सबसे पहले कि प्रकृति खेती को मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए जैसे कुर्सी है, तो कुर्सी की 4 पैर होते हैं, अगर वो 4 पैर नहीं है तो कुर्सी गिर जाएगी। वैसे प्रकृति खेती के अगर हमने नींव को अगर समझ लिए, बेस को समझ लिए कि 4 नींव क्या है, तो सबसे पहले है पोषण देना। तो पोषण हमें कैसे देना है, तो एक श्लोक से जिससे मैं आप प्रकृति खेती को, मानव जीवन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, और इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, सड़गतम खल्लू शाश्वतम, तत्व सर्वम धारकम, सत्व पालन कारकम, वारी वायु व्योम वाय जगतम, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। कि प्रकृति और मानव का रिश्ता क्या है, शाश्वत है, अमर है, एक दूसरे का पर्यायवाची है, एक दूसरे का भाई बहन है, या एक दूसरे की बहन बहन है, एक दूसरे का भाई भाई, मतलब प्रकृति हमारी माँ है और हम उसके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर डिपेंड है, हम एक दूसरे का आईना है। देखिए हम सब लोग पंचतत्व के बने हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नील, हमारी धरती माता भी पंचतत्व की बनी है और हमारे पेड़ पौधे भी पंचतत्व के बने हैं। तो हमारा हिंदू दृष्टिकोण यह कहता है कि जो चीज हम हमारे शरीर में उपयोग कर सकते हैं वही हमें हमारी धरती माता पे उपयोग करना चाहिए, और वही हमारे पेड़ पौधे में। जैसे हम हमारी धरती में यूरिया डालते हैं तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन है जो हमारी उस काम के है, लेकिन बाकी 54% तारकोल है जो
डामर रोडों में बिछाया जाता है। तो सोचिए हम कितना रसायन है। तो हम डाल सकते हैं, अगर 1 चम्मच यूरिया डाल के पिएंगे तो हम बेहोश हो सकते हैं, हमारा प्राण भी जा सकते हैं। तो क्या हमें हमारी धरती माता में, क्योंकि धरती माता अलग नहीं, हमको यही समझने का प्रयास करना है। देखिए हमारे शरीर में लगभग 70 से 71% पानी है, हमारे पेड़ पौधों में लगभग 70 से 71% पानी है, और हमारी धरती माता में लगभग 70 से 71% पानी है। तो क्या हमें इस चीज को समझने की जिम्मेदारी होना चाहिए कि जिस दिन हमने दृष्टिकोण बदल दिया, जिस दिन हिंदुत्व दृष्टिकोण हमने ला लिए कि हम सब एक हैं, जो मेरे शरीर को फायदा करेगा वही हमारी धरती माता को फायदा करेगा, वही हमारे पेड़ पौधों को करेगा, वही हमारे हमको करेगा। तो इसलिए हमारी धरती माता को अगर हमको पोषण युक्त बनाना है तो गोबर गौमूत्र या पंचगव्य चमत्कारिक तौर पे काम करेगा, और प्रकृति ने जो हमें पत्ती दी है, फूल दिए और जो फल दिए उसके द्वारा होगा। तो गोबर गौमूत्र चमत्कारिक तौर पे काम करेगा, और फूल पत्ती फल के रस को कैसे हम मौसम में जो पत्ती उग रही है, जो हमारा फूल उग रहा है, जो फल उग रहा है, मात्र 3 किलो 30 रुपए के खर्चे में 30 किलो लेके हम लगभग 50 लीटर का हम टॉनिक बना सकते हैं। हमको अगर ये चीज अगर हमने समझ लिए तो हमें बहुत अच्छे से प्रकृति खेती को समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं आज सामने से हमारे यहाँ अभी जब लास्ट में मैं मेरी पूरी एक लेबोरेटरी बनी हुई है, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग मार्केट आधारित खेती नहीं करते थे, वो खुद अपने आप में एक वैज्ञानिक ऋषि थे, वो खुद अपने घर पे बनाते। तो देखिए मैंने ना बहुत सारे कांच की बरनी में ये बनाया है। ये देखिए, ये आपको कांच की बरनी में दिख रहा होगा, इसमें लिखा है जामुन का रसायन। मतलब अभी बरसात के समय जामुन बहुत अच्छे आ रहे थे, तो मैंने 3 किलो जामुन लिया, और ये कांच का बर्तन है, तो इसमें मैंने 1, 3 और 10 के रेशो से, मतलब एक किलो या 1 लीटर मैंने गुड़ या शहद डाला। तो मैंने इसमें गुड़ डाला, गुड़ सस्ता पड़ता है। फिर मैंने 3 किलो जामुन की जो क्या कहते हो आती है, उसको मैंने इसमें डाला, और 10 लीटर पानी डाला। और इसमें देखिए आपको डेट दिखी होगी 90 दिन की। मैंने इसको ऐसे डब्बे को ऐसे ढीला किया और टाइट किया। हर हफ्ते इसकी गैस निकालने के लिए इसमें ऑक्सीजन ना जाए, सिर्फ मैं डब्बे को ऐसे करके ढीला करता हूं और टाइट कर देता हूं हर हफ्ते। 3 महीने बाद ये इतना शक्तिशाली बायो एंजाइम्स, बायो कैटेलिस्ट या ऑर्गेनिक एसिड या प्राकृतिक रसायन बन जाता है। अब इसमें क्या था कि देखिए, इसमें अब जब हमने शुरुआत में जब इसको हमने बनाए, पहले दिन हम इसको बना के रखे, और इसको जब हमने साइंटिस्ट द्वारा इसका हमने चेक कराया, तो इसमें एक उनने कंक्लूजन दिया कि लगभग 20 लाख जीवाणु पूरे इसमें हैं। लेकिन जब हमने 90 दिन की प्रक्रिया से, किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन प्रक्रिया से इसको बनाया, तो 90 दिन बाद इसको चेक कराए तो एक बूंद में 25 लाख से ज्यादा जीवाणु थे, एक बूंद में। तो इसकी शक्ति लगभग 1000 गुना बढ़ गई। तो ये जो तरीका है कि अगर हम पत्ती का रसायन बनाएंगे, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि पत्ती का बनाने से आपकी ऑर्गेनिक एसिड, पत्ती हरी ज्यादा अच्छी होगी और कीट नियंत्रक का काम करेगा। फूल का बनाएंगे तो फूल वर्धक का काम करेगा, और कुछ कुछ फूलों में ऐसे गुण होते हैं जो कीट नियंत्रक का भी काम करता है। हमारे कीटनाशक नहीं होता, कीट नियंत्रक, की रोग लगना ही नहीं चाहिए। तीसरा, फल का बनाएंगे तो फल वर्धक, जितने ज्यादा फल आएंगे उतने ज्यादा हमको प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ फूल, पत्ती, फल का, इसके थीसिस हम लोग देख लेते स्टंग हृदय से। जैसे जामुन का जो मैंने आपको दिखाया, हमारे स्टंग हृदय हमारी एक पूर्वजों द्वारा एक ऐसा दिया उपहार है जिसमें हमारे वाग्भट ऋषि द्वारा हजारों ऋषियों ने जो अलग अलग शोध किए थे, उसको बहुत आसान शब्दों में स्टंग हृदय में उसके बारे में पूरा जानकारी दे दी। तो जब हम इसमें देखते हैं कि जामुन क्या फायदा करता है, तो उसमें बताया कि मूत्र रोग के लिए जामुन अमृत के समान है। जिसको उल्टी आती है उसके लिए जामुन अमृत के समान है, मतलब इससे अच्छा कोई फल ही नहीं है दुनिया में। इसकी गुठली को पीस के अगर हम पाउडर बना के सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल बहुत स्पीड से बढ़ता है वो लो हो जाएगा। मतलब शुगर के पेशेंट के लिए ये अमृत है, क्योंकि शुगर धीरे अंदर से हमको बुढ़ापा करता है, अंदर से धीरे धीरे मारता है। तो ये हम लोग ने स्टंग हृदय से देखे। तो जब हमने देखे कि ये जामुन मेरे शरीर के लिए इतना फायदेमंद है, तो मेरे पेड़ पौधों के लिए और मेरे धरती माता के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सिर्फ 3 किलो फूल, फल या पत्ती से हम लगभग 25 एकड़ का, क्योंकि ये 1 लीटर में 2 ml डलता है, तो 25 एकड़ के हम टॉनिक या कीट नियंत्रक बना सकते हैं। सोचिए 30 रुपए के खर्चे में थोड़े से कांच की बर्नी लाके अपने घर में ही 2-4, बहुत बड़ा नहीं, एक किसान अगर 5 एकड़ का है तो वो छोटे से एरिया में बना के 30 रुपए के खर्चे में साल भर अपना ये चला सकता है। अब हमारी भारतीय संस्कृति में क्या लिखा है, जीवो जीवस जीवनम, कि जीव द्वारा ही जीवन संभव। ये प्रकृति की नैनो टेक्नोलॉजी जो हमारे वेदों में हजारों साल पहले इसका दर्शन हुआ है
कैसे हुआ है? जीवो जीव जीवनम, जैसे आज मैं आपसे इतनी दूर खड़ा हूं, मोबाइल और मेरी दूरी लगभग 2 फीट की होगी, तो उसके बीच करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु हैं। हम सांस ले रहे हैं तो करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर में जा रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं तो करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर से निकल रहे हैं। हमारा खाना भी सूक्ष्म जीवाणु द्वारा हो रहा है। अगर आप माइक्रोस्कोप से अपने पूरे शरीर को देखेंगे तो 96% सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में, मतलब पानी से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में। अभी 2 साल पहले एक नया शोध आया, उसमें तो 99% तक का दावा कर दिए साइंटिस्टों ने। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बोल दिए थे जीवो जीवस जीवनम, कि जीव द्वारा ही जीवन संभव है। ये देखिए प्रकृति की नैनो टेक्नोलॉजी है, प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आपने कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितना आपने डेवलपमेंट कर दी, एक सुनामी आएगी, एक तूफान आएगा, एक बड़ी आंधी आएगी, एक भूकंप आएगा, सब नष्ट। प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हमको ये समझना पड़ेगा, प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति हमारी माँ है। और प्रकृति के पंच तत्व कैसे काम करते हैं, हर भारतीय को पता होना चाहिए। मैंने 2 बार आप लोगों को इसका संक्षिप्त जानकारी दिया था। आप बोलेंगे तो मैं लास्ट में एक बार और बता दूंगा। एक बार आप लोगों से उस समय सवाल पूछोगे कि पंच तत्व कैसे काम करते हैं, सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो हमारे शरीर में जीवो जीव जीवनम काम कर रहा है। तो हमारे पूरा शरीर का जो पोषण से लेके जितना भी काम हो रहा है वो जीवों द्वारा हो रहा है, ये हमारा विज्ञान कहता है। अब धरती माता है, जब 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। 1 ग्राम, ये जो हाथ में दिख रहा है ना इतना सा गोबर, इसमें 30 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। इसको मैं हाथ में इसलिए रखता हूँ क्योंकि ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो हमारा गोबर है, इसको बोला गया ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे, उसे श्री कहते हैं। और श्री एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे गाय के गोबर में पाई जाती है, जिसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, जिसे गंधारा कहा जाता है। गंधारा मतलब जो ऐसे रोगाणु जो उपद्रव करते हैं या जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं उसको नष्ट कर देता है, और गुड अच्छे जीवाणुओं को पैदा करता है। तो सोचिए कि 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु होते हैं। अगर हम इस गोबर को हमारी धरती माता में डालें, लेकिन कैसे करें? चरितार्थ करके जीवो जीव जीवनम। जब करोड़ों जीवाणु हमारी धरती में आ जाएंगे तो हमारे वातावरण में 78.6% नाइट्रोजन है। तो ये वातावरण से नाइट्रोजन खींचेंगे सूक्ष्म जीवाणु, क्योंकि गोबर में है, और सूक्ष्म जीवाणु खींचने के बाद हमारी जड़ों को देंगे, और आसपास भी जो चीजों की कमी है, फॉस्फोरस पोटास, सबको लाके हमारी जड़ों को देंगे। और इसका जंगल आप देखते होंगे कितना घना होता है, क्योंकि जंगल में प्राकृतिक या ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज्यादा है। इसके कारण ऑर्गेनिक कार्बन कोई भी जगह की गुणवत्ता को करता है। तो हमें क्या करना है कि हमें गोबर लेना है। 1 एकड़ के लिए मात्र 500 किलो गोबर चाहिए, लेकिन उसको हमको जीवो जीवत जीवनम की तरह बनाना पड़ेगा। आज मैंने बहुत सारे किसानों से बात करता हूं तो कहते हैं कि भाई हम 1 एकड़ में यूरिया डीपी में लाके 6 से 10 बोरी के बीज तक डाल देते हैं। मतलब कि हम कह रहे हैं कि आप वो 10 बोरी वो डाल रहे हो, आप जो हम आपको जीवो जीवस जीवनम का तरीका बता रहे हैं, आप उससे इसको बनाइए। और 10 बोरी, जैसे आजकल घरों में क्या होता है, यूरिया डीपी की बोरियां भरी पड़ी रहती है, सामने पड़ी रहती है, गंदी बास आती है उससे। हम कह रहे हैं इस तरीके से आप बनाइए, मात्र 28 दिन में आपका ये खाद बन जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक गौ माता जरूरी है। प्रकृति खेती करना है, अगर गौ माता नहीं तो आप प्रकृति खेती नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपको जो खेती बता रहे हैं प्रकृति खेती, ये गौधारित खेती है। इसमें आप ही को सब कुछ बनाना है, मार्केट से आपको 1 रुपए की चीज नहीं खरीदना। 30 साल पहले मार्केट से कोई चीज नहीं खरीदता था, ये 30 साल बाद से ही सब चालू हुआ। 30 साल पहले अगर हम पीछे चले जाए और किसी को बोले कि बीज खरीदना है हमको 5,000 रुपए कुंटल, तो सामने वाला हंसेगा। हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी लोग बोलेंगे बीज खरीदना, पागल हो गए क्या, अपना खुद का बीज लगाएंगे अपन, अच्छा चयनित प्रणाली वाला। तो ये सब बातें आती है। तो हमें गोबर खाद को कैसे बनाना है, देखिए मैं एक हमेशा नारा बोलता हूँ, गोबर है सोना, इसको धूप में फेंक के नहीं है खोना। धरती हमारी माता है तो सूर्य हमारे पिता है। अगर आप गोबर को धूप में डालेंगे तो सूर्य से उसकी पूरी शक्ति खिंच जाएगी, तो वो गोबर फिर हमारे काम का नहीं बचेगा। अभी किसान कैसे खाद बनाते हैं, यूरिया डीपी लाने लगे। नहीं तो किसान गोबर से क्यों हटे, क्योंकि उनको गलत चीजें बताई गई। पहला क्या करते थे, पहले जहाँ गाय होती थी तो कुछ ऐसी चीजें लोगों ने बताए अंग्रेजों के आने के बाद कि हमारी प्रकृति खेती के प्रति सिस्टम थोड़ा चेंज होता गया। हम लोग गड्ढे में गोबर डाल देते थे। अब आपने एक गड्ढा बनाया, उसमें अच्छा सारा गोबर डाल दिए, उसको गूरा खाद कहते थे। 1 साल तक वो खाद बनती थी, और जब वो गड्ढे में उसका पूरा रस, जैसे जैसे दूध का रस है, मक्खन, लास्ट में मक्खन निकल गया तो दूध नहीं बचा कुछ, वैसे पूरा रस जमीन के नीचे से निकल जाता था। और उसमें के इल्लियां, सांप, बिच्छू, मतलब बहुत गंदा दिखने में खाद थी। दूसरी खाद, एक षड्यंत्र रचा गया, केचुआ खाद, जो एक तरीके से प्राकृतिक है ही नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया से छोटे छोटे लाल केचुए बुलवाते हैं, बल्कि हमारी धरती में व्हाइट कलर के लंबे लंबे, पिंकिश कलर के लंबे लंबे सुंदर ताकतवर केचुए 3 प्रकार की प्रजाति होती है, एपिटिक, बायोजिक और जियोडिक। ये 3 प्रकार के केचुए पाए जाते हैं।
लेकिन हम लोगों ने क्या किए, मार्केट से ये केचुए लाके खाद बनाना चालू कर दिए। 3-3 महीने तक बनाना, उसमें शीशा भी पाया जाता, अप्राकृतिक है। इससे भी किसान बर्बाद हुआ। और जैसे कूड़ा खाद कहते हैं 1 एकड़ में 10 कुंटल चाहिए, तो ये वाली खाद कहते हैं 5 कुंटल। लेकिन अब मैं आपको जो तीसरा तरीका बता रहा हूँ, ये मात्र 500 किलो 1 एकड़ के लिए चाहिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमारे पास गौ माता है तो हमें लकड़ी का शेड या ऐसा हमारा जहां छाव हो, जहां हमारा कुछ भी ऐसी प्रकृति जिसमें धूप डायरेक्ट ना आती हो, सूर्य का प्रकाश हमारी धरती मतलब हमारे गोबर पे डायरेक्ट ना पड़े, ऐसी छाव वाली जगह हमको देखना है। अब इसमें हमें क्या करना है, वो गोबर डालना है। एक दिन में हमारी गौ माता 10 लीटर गोबर त्यागती है। एक गौ माता के तो उस गोबर को आप इकट्ठा कीजिए। ऊंचाई उसकी आप 3 से 4 फीट तक कर सकते हैं, 3 फीट तक कर सकते हैं, 4 फीट तक भी कर सकते हैं, और चौड़ाई आपको जितनी लेना है। अब हमें क्या करना है, इसको जीवो जीवत जीवनम कैसे चरितार्थ करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। समझ लीजिए कि आपकी 500 किलो गोबर तैयार हो गई। एक गाय अगर आपके पास है तो 2 महीने में आपकी 1 एकड़ की खाद जबरदस्त तैयार हो जाएगी, जो पहली बार में आपको शानदार प्रोडक्शन या उत्पादन देगी। हमें क्या करना है, छाव में गोबर को रखना है, एक 200 लीटर की टंकी लेना है, और उसमें हमें 10 किलो ताजा गोबर लेना है। ताजा गोबर इसलिए लेना है कि अगर वो धूप में पड़ा रहेगा तो उसकी शक्ति खिंच जाएगी। उस 10 किलो गोबर में करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु होंगे, जैसे सूडोमोनास, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोसिलिकस, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी धरती माता को, एक्टिनोमाइसीट्स, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होंगे। फिर हमें 10 लीटर गौमूत्र लेना है। गौमूत्र भी हमको छाव में रखना है। गौमूत्र जितना पुराना हो उतना शक्तिशाली, उतना ताकतवर होगा। गौमूत्र की बहुत बड़ी खासियत है, इसलिए हम कहते हैं सबसे कीमती गौमूत्र, फिर दूसरा है गोबर, और तीसरे में हमारा दूध आता है। तो जो हमारा गौमूत्र है, वो एक चीज हमको बस विशेष ध्यान रखना है, देसी गौ माता का होना चाहिए, क्योंकि देसी गौ माता की उसमें डील या हब होता है, जिसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। उस सूर्य की शक्ति जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, उसको खींच के इन तीनों चीजों में ताकत देती है। तो जब हम 10 लीटर गोबर लिए, 10 लीटर गौमूत्र लिए, उसको मिला लिए और उस टंकी में डाल दिए। फिर हम गए, कोई भी बड़ा पेड़ की 1 मुट्ठी मिट्टी, मतलब लगभग 1 किलो मिट्टी, नीम का हो, बरगद का हो, पीपल का हो, आम का हो, 50 साल पुराना कम से कम होना चाहिए। उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत ज्यादा होने से वहां की जो मिट्टी होती है उसमें माइक्रो राजा नाम का एक सूक्ष्म जीवाणु, देसी वाला, जैसे हम लोग देसी है ना, वैसे ताकतवर सूक्ष्म जीवाणु उस आसपास के एरिया का, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, ऐसे प्राकृतिक तौर पर जो आज बाजार में इतने महंगे महंगे बिक रहे हैं, वो फ्री में हमारे पेड़ों के नीचे मिलते हैं, उसको हम डालेंगे। और फिर हम उसमें क्या करेंगे, 170 लीटर पानी मिला देंगे और उसको हिलाएंगे। फिर उसमें हम डालेंगे 2 किलो गुड़। गुड़ क्यों डालेंगे, क्योंकि जैसे अब करोड़ों जीवाणु को हमको और मोटा ताजा और बढ़ाना है, तो उनको खाने के लिए मीठा चाहिए, तो हम गुड़ डालेंगे। अब इसमें आप एक देखिए, गोबर कितना भी पुराना हो, नया हो, खराब नहीं होता। गौमूत्र जितना भी पुराना हो, खराब नहीं होता। गुड़ कितना भी ज्यादा पुराना हो, खराब नहीं होता। ये सब मिला के जब हम मिश्रण करेंगे और 3-4 दिन तक हिलाएंगे, तो उसमें जो थोड़ी सी भी गैसेस रहती है, जैसे अमोनिया गैस, मीथेन गैस, वो भी उड़ जाएगी। अब वो शानदार अमृत जल बन जाएगा, या जीवामृत, आप जो भी नाम दे, वो बन जाएगा। अब उस घोल को हम 4 दिन के बाद उपयोग करेंगे। 4 दिन से हम 3-4 महीने तक उपयोग कर सकते हैं। अब हमारा जो 500 किलो गोबर है, या 500 किलो गोबर में हम 50 लीटर वो घोल पहले से छेद करेंगे उस गोबर में, और 500 लीटर ये घोल डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, वो करोड़ों जीवाणु उस गोबर को खाना चालू कर देंगे, और जीवो जीवस जीवनम को हम चरितार्थ वहां पे करेंगे। करोड़ों जीवाणु उसको खाना चालू किए। 1 हफ्ते बाद उसको हम पलटाएंगे। उसको पलटाने से क्या होगा कि ऊपर का सूक्ष्म जीवाणु ने उसको खा लिया। हम सड़ा नहीं रहे हैं उसको, हम प्रकृति की नैनो टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रहे हैं। जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ करें। करोड़ों जीवाणु ने उसको खाया, अब उसको पलटाए, मतलब ऑक्सीजन दे रहे हैं उल्टा। हम पलटा के गली हुई खाद, मतलब जो खाद शानदार बन गई, वो नीचे आ जाएगी, ऊपर से जो नई बनी वो करेंगे। फिर उसमें हम वो घोल डालेंगे, फिर 50 लीटर घोल डालेंगे, फिर उसको हम पलटाएंगे 1 हफ्ते बाद। तो 2 हफ्ते बाद वो लगभग खाद बन चुकी होगी। लेकिन तीसरे हफ्ते जो बचा कुचा खाद है, उसको भी फिर से हम बांसले से छोटे छोटे छेद करके 50 लीटर घोल डाल देंगे। और फिर वो 28वें दिन, 7, 14, 21, 3 बार हम घोल डालेंगे। 28वें दिन में वो शानदार खाद बनेगी। बरसात में, ठंड में उसकी नमी को हमको मेंटेन इतना नहीं रखना, वैसे ही रहता। गर्मी के समय हमको हफ्ते में 1-2 दिन में हल्का हल्का उसमें पानी डालते रहना, कि बहुत तेज धूप में वो सूख ना जाए। अब वो जो आपकी 28वें दिन खाद बनेगी, वो दही का जावण है। कैसे, जैसे 10 लीटर दूध में आप 1 चम्मच दही डालते हैं, तो वो दूध लगभग 24 घंटे बाद पूरा दही बन जाता है। वैसे ही इस खाद को आप अपनी धरती में जहां भी डालेंगे, 50 बाय 50 फीट में करोड़ों जीवाणु वहां फैल जाएंगे। तो आप ये सोचिए
कि जब ये खाद को आप 1 साल तक रख सकते हैं, 1 साल तक ये खराब नहीं। क्या करना है, इस खाद को आपने बनाया बोरियों में भर के रख ली, जैसे यूरिया डीएपी रखते ना हम वैसे रख। और जब इस खाद को आप उठा के सूंघेंगे तो पहली बरसात की जो सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है, वो खुशबू आपको महसूस होगी, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और आपके घर के सामने रखा रहेगा तो ऊर्जा का प्रवाह भी होगा, इतनी खुशबू आएगी आपके वहां से भी। अभी जो यूरिया डीएपी की बास आती है ना, वो नहीं आएगी। और प्रति एकड़ जैसे आपने बोनी की है, इसको 500 1 एकड़ का जगह आप चिन्हित कर लीजिए और 500 किलो डाल दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतना जबरदस्त प्रोडक्शन होगा, आपको इतना जबरदस्त प्रोडक्शन होगा, जबरदस्त चीज होगी। देखिए इसमें क्रूड फाइबर है, जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हम रोटी खाएंगे तो हमको पेट खराब हो जाएगा, खाना नहीं पचेगा, उसके साथ हमें सब्जी या फल के रेशे लेना जरूरी है। तो इसमें गोबर में क्रूड फाइबर होता है। तो क्रूड फाइबर, ये जो खाद होता है, क्रूड फाइबर होने के कारण ये हमारी जमीन में की पाचन क्रिया को बहुत अच्छा बने, क्योंकि हमको ये समझना है कि हमको धरती को भी भोजन देना है। तो ये क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे बॉडी बनती है, शरीर या मसल्स मजबूत होती है। इसमें प्रकृति, तो हमारी धरती माता की मसल्स क्या होगी, मजबूत होगी। इसमें धरती में आधुनिक विज्ञान कहता है 16 तत्व जरूरी है। अभी जो विज्ञान शोध किया इसमें 24 तत्व बताता है, हमारा मानना इससे ज्यादा है, लेकिन 24 तत्व भी है। तो इसमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, सब कुछ इसमें पाया जाता है। तो हमारी धरती माता को ताकत मिलेगी। फिर इसमें सेलुलोज और हेमी सेलुलोज पाया जाता है, मतलब एक तरीके से आप उसको ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। तो हमारी, जैसे भालू सुने होंगे, भालू 3-3 महीने तक सो जाते हैं तो उनकी चर्बी से उनको खाना मिलता है। ऐसे हमारे शरीर में अगर थोड़ा चर्बी है तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। बहुत ज्यादा चर्बी नुकसानदेह है, लेकिन थोड़ी अगर हमारे शरीर में फैट भी है तो वो हमको भविष्य में फायदा करता है, इतना नुकसान नहीं है। तो ये, और ग्लूकोज तो हम पानी पीना तुरंत बोलते हैं, नमक शक्कर का पानी, ग्लूकोन डी पी लो, चक्कर आते हैं। तो ग्लूकोज तो हमारी धरती माता को शक्ति देता है। अब इसमें सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोसिलिका, सूडोमोनास, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस, इस तरीके के बहुत सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। तो अब आप प्रकृति की शक्ति देखिए इस खाद की, कि जब सूक्ष्म जीवाणु और ये सूक्ष्म तत्व आपस में मिलते हैं तो पादप वृद्धि कारण हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिसको ग्रोथ प्रमोट हार्मोन्स कहते हैं, जिसमें ऑक्सिन, साइटोकानिन, इंडोल एसिडिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, मतलब ये कोई भी उसकी सुरक्षा के लिए ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है। लोग नकली बना बना के डाल रहे हैं ग्रोथ रोकने के लिए, इसमें प्राकृतिक तौर पे पाया जाता है। तो आप सोचिए कि 1 एकड़ में आज हम जो यूरिया डीपी मार्केट से खरीद के लाते हैं, अगर हमारे पास एक गौ माता है और अगर आप खेती करते तो वहीं से निकले हुआ गेहूं का भूसा, चने का भूसा, धान, ये सबसे हमारी गौ माता, देसी गौ माता बहुत अच्छे से खा सकती है। बहुत ज्यादा आपको अलग से कुछ उनको रखने की जरूरत नहीं है, आप उसका उपयोग कीजिए। उनके गोबर से, गौमूत्र से आपको पूरी वो खाद जबरदस्त मिलेगी। और उस खाद को अगर आप धरती माता में उपयोग करेंगे तो अद्भुत बेनिफिट, अद्भुत हमको परिणाम मिलेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया गोबर, गौमूत्र, उसके अलावा ये जो मैंने आपको दिखाया, फूल, पत्ती और फल का रस किण्वन प्रक्रिया से, फर्मेंटेशन प्रक्रिया से 3 महीने में बिना ऑक्सीजन लगाए हर हफ्ते बस हमको इसका गैस निकालने के लिए हल्का सा ढक्कन ढीला किए और हमने ये टाइट किए, हमको सिर्फ ये करना है। तो आप ये सोचिए कि कितना जबरदस्त, कोई खर्चा लग रहा है आपको। जैसे हमको भी अभी गर्मी आ रही है तो आम का रस पीना है, संतरे का जूस पीना है, तो हमारी धरती माता को भी जूस चाहिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है किण्वन प्रक्रिया कि 1000 गुना इसकी ताकत बढ़ा के मात्र 1 एकड़ के लिए हमको ये मुश्किल से आधा लीटर भी नहीं लगेगा और हमारी धरती माता में जबरदस्त टॉनिक, जबरदस्त ऑर्गेनिक कार्बन होगा। और अब जब ये खाद आप अपनी धरती माता में डालेंगे तो जो अभी क्या करते हैं, हम यूरिया डाल देते हैं तो हमारी धरती में जो केचुए हैं जमीन से 10 फीट, 5 फीट, 20 फीट ऐसे नीचे ही छुपे रहते हैं, ऊपर आते ही नहीं, ना अपनी क्षमता बढ़ा पाते हैं, ना हमारी धरती को उपयोग कर पाते। क्योंकि अगर हम केचुओं को 2 चुटकी भी, मतलब 1 बूंद यूरिया भी डाल देंगे, 1 चुटकी यूरिया, तो वो 1 मिनट के अंदर शांत हो जाएंगे। उनके लिए बिल्कुल शरीर को जला के गला देती है, इतनी गर्म होती है। लेकिन जब हम ये गोबर खाद, कोल्ड प्रेस खाद या जीवो जीवत जीवनम की अमृत खाद हम जब हमारी धरती पे डालेंगे तो जिस तरीके से मुझे जैसे या आप लोगों को, मुझे जैसे गुलाब जामुन या रसगुल्ला बहुत पसंद है या मक्खन बहुत पसंद है, वैसे जब हम इसको धरती में डालेंगे तो ये हमारे केचुओं के लिए गुलाब जामुन, रसगुल्ला, चमचम, जलेबी, मंगोड़े, आलू गुंडे, मतलब वो उनके लिए फेवरेट डिश होगी। वो फुल स्पीड से ऊपर आएंगे, इसको खाएंगे, उनके लिए मुख्य भोजन है। अब केचुए कैसे काम करते हैं,
एक केचुआ 14 साल के जीवन में, एक ट्रैक्टर जो आपका 15 से 20 दिन काम करता है वो अकेला एक केचुआ काम करता है, और एक केचुआ 14 साल के अपने जीवन काल में हजारों केचुओं का जन्म देता है। तो आप सोचिए अभी केचुए कैसे काम करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए हमारी धरती की जो संरचना है, जो हमारी छेंच की मिट्टी होती है, इसको हम ह्यूमस या वही हमारी रियल में मिट्टी होती है जो करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु द्वारा भरी रहती है, जो जीवनम को चरितार्थ करती है, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। इसके बाद फिर हमारी जमीन में हल्की सी पत्थर जैसी मुरमिली जमीन आ जाती है, फिर थोड़े बड़े पत्थर, फिर और बड़े पत्थर, और लास्ट में मात्र चट्टान आती है। अब ये आपकी 5 फीट से लेके 25 फीट तक भी नीचे, 40 फीट तक की भी नीचे रहती है। अलग अलग संरचना अलग अलग जमीन की होती है। अभी केचुए कैसे काम करती है, केचुए गए नीचे, ऐसे नीचे जाते हुए मात्र चट्टान में गए, और जो मात्र चट्टान है, इसमें कहते हैं कि इस धरती में जितने 108 तत्व हैं वो पूरे उस चट्टान में पाए जाते हैं, इसलिए उसको मात्र चट्टान या मां चट्टान कहा जाता है। उसमें सूक्ष्म मतलब इतने ज्यादा सूक्ष्म तत्व होते हैं जिसको हम शब्दों में नहीं कर सकते। अब ये केचुआ नीचे गया, उस पत्थर को हल्का सा खाया और ऊपर आके उसकी हगारिया वो छोड़ दिया, फिर गया, फिर वो मात्र चट्टान के सूक्ष्म पोषण तत्व लाया और ऊपर छोड़ दिया। अच्छा, इसमें एक और फायदा करता है, जैसे केचुआ इस यहां से एक ऐसा गड्ढा बना के गया, फिर वापस उस गड्ढे में नहीं आएगा, नया गड्ढा बनाएगा, फिर एक नई बोरिंग करेगा, फिर ऊपर गया, फिर एक नई बोरिंग करते हुए, मतलब ऊपर जाते समय भी एक बोरिंग करेगा, नीचे जाते समय भी एक बोरिंग करेगा। ऐसे करोड़ों असंख्य छेद हमारी जमीन में बना देता है, जिससे हमारी जमीन भुरभुरी हो जाती है। बरसात का पूरा पानी हमारी धरती माता में जाता है। आज हम जो बोर कर करके जितना ज्यादा पानी हम धरती से निकाल रहे हैं, हमारी धरती का पीएच खराब कर रहे हैं। देखिए धरती का पीएच सबसे ज्यादा खराब होता है पानी बहुत ज्यादा निकालने से। जैसे हमारे शरीर का पीएच 6.5 टू 7.5 होना चाहिए, मतलब 7.2 सबसे आइडियल माना जाता है। वैसे हमारे पेड़ पौधों का पीएच भी उतना ही होना चाहिए। वैसे हमारी धरती माता का भी पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए, 7.2 सबसे अच्छा माना जाता है। आसान शब्दों में बोले तो पोषण ग्रहण करने की क्षमता। अगर हमारे शरीर का पीएच 3.5 से नीचे हो गया तो हमें कैंसर या कर्क रोग हो जाएगा। क्योंकि देखिए कैंसर क्या है, करोड़ों जीवाणु हमारे शरीर में रेगुलर बनते हैं, लेकिन हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता इतनी ताकत होती है, हमारा पीएच इतना अच्छा होता है कि उसको लगातार मारता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। क्योंकि ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। लेकिन अगर पीएच 3.5 हो गया, मतलब हमारी सहन शक्ति या इम्यूनिटी पावर खत्म हो चुका है, तो हम कैंसर से बच नहीं पाएंगे। तो हमें अगर हमारा पीएच सही कर लें, वैसे हमारी धरती माता का हम पानी छलनी कर करके पानी निकाले जा रहे हैं और रसायन अलग खिलाए जा रहे हैं, तो हमारी धरती को भी कर्क रोग जैसा हो जाता है। उसके ऑर्गेनिक कार्बन भी खत्म हो जाता है, उसकी पीएच भी खत्म हो जाती है। तो केचुए हमारी धरती माता के लिए अमृत का काम करते हैं और किसान के लिए सबसे बड़े दोस्त हैं। तो सोचिए हमारी धरती में कभी पानी ग्रहण करने की क्षमता हमारी धरती की बढ़ जाएगी, पानी हमको बहुत कम लगेगा, और जो पानी जाएगा वो पूरा जमीन के अंदर जाएगा। अभी क्या होता है, बरसात में हमारी जमीन इतनी कड़ी हो गई, बरसात का पानी पूरा नालियों में बह जाता है और हमारी धरती का वाटरफॉल भी नीचे होते जा रहा है, हमारी धरती का पीएच भी खराब होते जा रहा है। और जिस दिन पानी नहीं रहेगा हम क्या जी सकते हैं? तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो पोषण का मैंने आपको बताया, गोबर गौमूत्र, फूल पत्ती और फल का रस, आपको कुछ नहीं चाहिए। जो प्रकृति में हमारे पत्ते अच्छे उग रहे हैं, अमरूद का पत्ते का आप अष्टांग हृदय में देख लीजिए, टॉनिक प्लस कीट नियंत्रक का काम करेगा। नीम की पत्ती कीट नियंत्रक का काम करता है। सहजन या मुनगे की पत्तियां कीट नियंत्रक प्लस जबरदस्त टॉनिक का काम करता है, मतलब पत्तों को हरा करने के और साथ में कीट नियंत्रक न हो। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। अब दूसरी चीज क्या है, बीज, जिसको बीजामृत बीज कह सकते हैं। तो बीज देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में भी एक दोहा है कि जो ऐसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। सबसे मुख्य प्रकृति खेती में है बीज। आप कोई सी भी खेती कर लो, अगर आपके बीज मजबूत नहीं है तो आपको कभी पैदावार अच्छी नहीं मिल पाएगी। देसी बीज अगर हमने उपयोग करें तो गोबर गौमूत्र में चमत्कारिक तौर पे काम करते हैं देसी बीज। देसी बीज में जैसे भी गेहूं में सोना मोती, ग्वाला, खपली, बंसी, तुअर की दाल में देव तुअर 14 फीट की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। 14 फीट की तुअर एक पेड़ से हमने 1 किलो से लेकर आखिरी तक, मतलब एक बहुत बड़े पेड़ में बहुत अच्छी विकसित हुई थी तो 5 किलो तक का हमने प्रोडक्शन लिए। वीडियोज हम आपको दिखाएंगे। चावल में हर जगह के यहाँ एक फेमस धान चावल होता है, जैसे हमारे यहाँ चिन्नौर और जीरा शंकर है। चिन्नौर जो हमारी धान है, एमपी की पहली धान है जिसको जीआई टैग मिला है, राष्ट्रपति भवन तक जाता है। 150 रुपए उसकी सरकारी कीमत है किलो, और आप खा लोगे पेट भर जाएगा, आत्मा नहीं भरेगी। खुशबूदार और इतने मीठे चावल कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। और वो बहुत सेंसिटिव धान है, वो गोबर गौमूत्र से पकती है। अगर आप यूरिया डीपी से पकाओगे तो प्रति एकड़ 4 क्विंटल हो जाएगी, लेकिन आप गोबर गौमूत्र से पकाओगे तो 10 से 12 क्विंटल तक का उसका प्रोडक्शन मिलता है और देसी है।
तो देखिए देसी बीज को हम कैसे कर सकते हैं, चयनित प्रणाली से। जैसे हम आपकी और हमारी शादी होती है तो हमको 7 जन्मों की कस्में खिलाते हैं ना कि 7 जन्म के बंधन है आपका, बोलते हैं ये। अगर आपने कोई पौधा लगाया देसी वाला, उसको आपने लगाया इतनी जगह, ये समझ लीजिए 10 बाय 10 में, 3 बाय 3 की जगह में बहुत अच्छी पैदावार मिली, तो उसको हम अलग से काट के रख लेंगे अगले साल के लिए। इसको कहते हैं चयनित प्रणाली। क्योंकि देखिए जब एक पौधा बीज को हम लगाते हैं धरती में तो उसमें चेतना पहले वो जड़ रहता है, फिर जैसे हमने उसको डाले तो उसमें चेतना जागृत होती है, फिर वो हरा होता है तो बचपना आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वयस्क होता है, जैसे उसमें फूल फल आते हैं तो बच्चे करता है, फिर उसके बाद जब वो सूखता है तो वो बूढ़ा बूढ़ा हो जाता है, सूख के जब खत्म हो जाता है तो शांत हो जाता है। लेकिन बीजों को अपने अनुवांशिक शक्ति दे के चले जाता है। या जैसे हमारे मम्मी पापा लंबे चौड़े जैसी बनावट होगी, हम लोगों का चेहरा अपनी दादी नानी या नाना नानी इनसे मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे गुण हमको आते हैं, तो इसको हमको समझना पड़ेगा। 7 साल तक अगर आप चयनित प्रणाली से लगातार इसका उपयोग करें, आपने निकाले उसको अलग से बीज मार्केट से 5-5 हजार रुपए की खरीदने की जरूरत नहीं, जहां जहां अच्छा है उसको अलग से कटवा के रखे, उसको अलग बनाए और उसको अलग से संग्रह करे, गोबर के कंडे की राख में धूप में अच्छी सुखा के अलग से रख लिए, तो अगले साल आपने उपयोग किए, 7 साल बाद आपके हाइब्रिड बीज फैल हो जाएंगे। इतना जबरदस्त उत्पादन, जैसे अभी मैंने सोना मोती गेहूं लगाया हूं, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, श्री 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 रविशंकर जी 150 रुपए किलो बेच रहे हैं इसको, अब भी आप सर्च करके देख लीजिए। अब सोना मोती गेहूं दुनिया का सबसे पुराना गेहूं, दुनिया का सबसे पौष्टिक गेहूं, दुनिया का सबसे महंगा गेहूं, दुनिया का सबसे पुराना गेहूं, इसको मोहनजोदड़ो सभ्यता का गेहूं बोला जाता है। सबसे पौष्टिक, इस धरती में जितनी भी मिलेट्स और अनाज है उसमें फॉलिक एसिड जो पाया जाता है, गेहूं में तो ना के बराबर पाया जाता है और मिलेट्स में अच्छा पाया जाता है, उनसे 3 गुना ज्यादा फॉलिक एसिड इस गेहूं में। अपने आप में एक चमत्कार है। फॉलिक एसिड आसान शब्दों में आप समझेंगे तो ऐसा गेहूं जिसको खाने से खून बढ़ता है, खून की कमी नहीं होगी आपको जीवन में। विटामिन B9 होता है इसका एक आसान शब्द में मतलब आपके लीवर में वजन बिल्कुल नहीं आएगा, एकदम शांति से पच जाएगा, आपको बीपी और शुगर आपका ठीक हो जाएगा। ये लो ग्लाइमेस इंडेक्स है, मतलब जब इसको खाते हो तो शुगर का लेवल बहुत धीरे से बढ़ता है, तो लो शुगर वाले मतलब शुगर वाले भी इसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। लो ग्लूटेन है, मतलब हम जो खाते हैं आयुर्वेद में बोलते हैं 99% बीमारी हमारे पेट से होती है, हम जो खाते हो हमारी आंतड़ियों में जाके चिपक जाता है और कई दिनों तक सड़ता है और उससे हमको बीपी शुगर कर्क रोग तक हो जाता है, क्योंकि गेहूं में चिपचिपा पदार्थ होता है, लेकिन इसमें बहुत ना के बराबर होता है। तो सोना मोती गेहूं, आपको यकीन नहीं होगा 4 साल पहले मैंने इसका उपयोग किया था, पहली बार मैंने लगाया था इस देसी बीज को तो मुझे 8 कुंटल उत्पादन हुआ। 1 एकड़ में मात्र 40 किलो लगता है और हमारे पुराने जितनी भी देसी बीज है सिर्फ 3 पानी में हो जाता है। आज किसान 8-8 9-9 पानी पागलों के जैसे डाल रहे हैं। अगर किसान का सरकार बिजली बिल लेने लगे तो वो बिजली बिल नहीं पटा पाएंगे, उसको लागत नहीं निकल पाएगी। ये मात्र 3 पानी में हो जाता है। 1 एकड़ में मात्र 40 किलो लगता है, क्योंकि मोती के दाने के जैसा गोल गोल होता है, इसलिए इसका नाम सोना मोती है। मोती के दाने के जैसे गोल गोल, मतलब ये मिलेट्स को भी से भी आगे टक्कर दे सकता है, इतना ताकतवर है। तो गोल गोल दाने का होता है, 1 एकड़ में 40 किलो लगता है। 18 इंची दूर में हम लगाते हैं और 1 इंची से दूर, क्योंकि 1 से 20-20, 50-50, 60-60 कल्ले तक छोड़ देता है, इतने ज्यादा ये कल्ले छोड़ता है, हाइट थोड़ी कम रहती है। फिर हमने दूसरी साल इसका प्रोडक्शन चयनित प्रणाली से इसका बीज बनाए, क्योंकि हमारा बीज इतना सही नहीं मिला था हमको। दूसरी बार इसका प्रोडक्शन बढ़ के 10 कुंटल हो गया, 12 कुंटल, मतलब हमने लास्ट इसका 14 कुंटल तक इसका प्रोडक्शन, कहीं कहीं 12 से 14 के बीच में हमने इसका प्रोडक्शन लिए हैं। और आप सोचिए जब इसको लोग जहर को अमृत बना के बेच रहे हैं मार्केटिंग से, आप तो अमृत उगा रहे हैं इसको पूरी ताकत से, जैसे श्री श्री रविशंकर जी 150 रुपए किलो बेच। आप इसको लोगों को ताकत बताइए, इसकी गुणवत्ता बताइए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आदमी आपके घर आके लेके जाएगा। और ये गेहूं का लागत कम है, गोबर गौमूत्र में चमत्कारिक तौर पे लूटता है, पानी बहुत कम लगता है, तो आप इसको अगर 5-6 हजार रुपए कुंटल भी बेचेंगे तो अमृत है। और लोग, मैं आज लिख के दे रहा हूँ, जिसको ब्लड की कमी है इस गेहूं को खाने से पहले अपना ब्लड चेक कराइए और 3 महीने लगातार खा के अपना ब्लड चेक कराइए। आप लिख के रख लीजिए, आपका ब्लड नॉर्मल आएगा। मेरी श्रीमती जी शादी के 7 साल तक जब मैंने उनका ब्लड चेक कराया 8-9 रहता था, अभी 2 साल से हम लगातार खा रहे हैं, फिर मैंने चेक कराया, मैंने खुद चमत्कार हो गया, 11.8 ऐसा कुछ, लगभग 12 उनका ब्लड हो गया। वो खुद बोली मेरा ब्लड कैसे बढ़ गया, मैं तो जब भी चेक कराती थी 10-15 साल से कभी नहीं बढ़ता था। मैंने बोला ये सोना मोती गेहूं के चमत्कार है। तो सोचिए ऐसा गेहूं जिसको खाने से खून बढ़ेगा। हमारे देसी बीज इतने ज्यादा ताकतवर हैं, चयनित प्रणाली से हमें करना है। अगर चयनित प्रणाली से 7 साल तक हम सही चयनित प्रणाली से बीज का हम अगर वो करें तो हमको गोबर गौमूत्र से इतना अच्छा प्रोडक्शन कि सिर्फ धरती नहीं, मतलब भारत नहीं,
मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व ऐसे हाथ जोड़ेगा आपके लिए कि हमको दीजिए। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले तक हमारी जो 27.6 जो हमारी जीडीपी, जो हमारे पुराने साक्ष कहते हैं, उसमें गुलामी के बाद भी, मतलब उनसे मुगलों से लड़ते हुए भी हम 27 पॉइंट, अमेरिका की आज 21 पॉइंट कुछ, उससे ज्यादा हमारी थी। क्यों थी? कि लोग हमसे गेहूं, चावल, मिर्ची, मसाले, अनाज देके जाते थे और हमें सोना चांदी देके जाते थे। ये भारतीय संस्कृति की, कृषि की ताकत थी। तो बीज, और बीज को जब हम संस्कारित करते हैं, तो बीज को हम कैसे कर सकते हैं? 100 किलो बीज को आपको संस्कार करना है तो 5 लीटर आप गोबर ले लो, 5 लीटर आप गौमूत्र ले लो, 250 ग्राम चूना ले लो, चूना से उनकी हड्डी मजबूत होगी, और कोई भी बड़े पेड़ की एक मुट्ठी मिट्टी और 15 लीटर पानी, ऐसा 25 लीटर का आपका घोल बन गया। अब आपने उस अनाज को अच्छी तेज धूप दिखाए, फिर छाव में लाए, क्योंकि धूप से उसको ऊर्जा मिली, फिर छाव में लाए और ये घोल को मिलाए। अब ये घोल को मिलाने के बाद जैसे ये जड़ प्रकृति का है, जैसे लेकिन धरती में जाएगा तो इसमें चेतना जागृत हो जाएगी। तो आप मंत्र पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, लोगस पढ़िए, नवनितारम पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है, माता के मंत्र पढ़िए, उसमें चेतना से शक्ति लीजिए। तो देखिए, अगर चेतना की शक्ति, बीज आपका मजबूत, चयनित प्रणाली, धूप की शक्ति दिखाने के बाद आपने जब इसमें बीजों का संस्कार किया तो मंत्रों का उच्चारण किए। कहते जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, जैसी पानी वैसी वाणी और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस अन्न का जब आप ग्रहण करेंगे तो जैसे आज से 30-40 साल पहले 50-50, 100-100 लोगों का परिवार होता था ना, और आज 2 भाई साथ में नहीं रह पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? हम इतना रासायनिक जहरीला अन्न खा रहे हैं, और करोड़ों, क्योंकि जब हम रसायन डालते हैं तो करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु, जो जीवनम को हम गलत करते हैं। अपनी धरती माता में इतने करोड़ों जीवाणुओं का नाश, चूहे, छिपकली, मतलब किसका हम नाश करते हैं, हमें खुद ही नहीं पता। जंगल कितने घने होते हैं, यूरिया डीपी तो छोड़ो, कोई पानी देने नहीं जाता, क्यों इतने घने होते हैं? कभी विचार तो कीजिए। लेकिन वही है कि कैश क्रॉप चाहिए, हम पागलों टाइप काम करते जा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे। तो हमको भारतीय हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व समझना पड़ेगा कि क्या है, कितना व्यक्ति। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको हिंदुत्व के बारे में थोड़ी सी कोशिश किया था बोलने की, कोई त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा। तो आप सोचिए, बीज ये हो गया। अब तीसरा है बापसा। बापसा मतलब पानी देने की विधि। प्रकृति खेती में बीज कम लगता है अगर हम ऐसे घार बनाए छोटी छोटी और उसमें चीज लगाएं। तो जो बीज हमें 50 किलो, 40 किलो, 80 किलो लग रहा है, वो मात्र हमें 3 से 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो लगेगा। बीज बहुत कम लगेगा, प्रोडक्शन कितना होगा उससे ज्यादा होगा। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। कि ये घार बनाए और आपने इसमें कोई पौधा लगाए। हमारी धरती में 3 चूड़ी होती है, देखिए 1, 2 और ऐसी 3 चूड़ी। और जब ये 3 चूड़ी में हम पानी डालते हैं तो ये एक चूड़ी में आ जाता है, बीच में हवा होती है, फिर इस चूड़ी में भर जाता है, फिर बीच में हवा होती है और ये चूड़ी में भर जाता है। और जब भाप बनता है तो बहुत तेजी से पेड़ बनता है। जैसे बरसात में पानी गिरता है, कितनी तेजी से पेड़ पौधे बढ़ते हैं, देखते हैं आप। इसको बाक्सा कहते हैं। जब हम घार पे लगाएंगे तो अब क्या होगा कि आपने सीधे लगाकर ज्यादा पानी दे दिए तो इन दोनों हवा के बीच में भी क्या भर जाएगा, तीनों चूड़ी में भी पानी और हवा में भी पानी। तो हमारी जड़ें खराब होना चालू हो जाएगी, उनका प्रोडक्शन कम होगा। दूसरा कहते हैं संकल्प से शक्ति, संकल्प से सिद्धि। तो कैसे संघर्ष से हमारा पेड़ पौधा बढ़ेगा, कि जैसे ये समझ लीजिए घार है, ये हाथ से समझिएगा, ये हमने पौधा लगाया और हमने पानी नाली में दिए। अब इस पौधे में वापसा हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि जब हम साइड में पानी दे रहे हैं तो चूड़ी में कभी पानी नहीं बढ़ेगा, सड़ने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। दूसरा, भी इस जड़ को पानी चाहिए तो इसको संघर्ष करना पड़ेगा, इसको ऐसे ताकत से ऐसे जाना पड़ेगा उस पानी के पास, तो उसकी जड़ें फैलेगी। जितनी ज्यादा जड़ फैलेगी उतनी वो ताकतवर होगा। जैसे हमको पानी चाहिए तो कोई आपके पैर के पास लाके दे देगा तो आप बोलोगे पागल हो क्या कर रहे हो, पानी तो मैं मुंह से पीऊंगा, तो हाथ के पास दो, मुंह के पास दो। तो पौधे को पानी चाहिए लेकिन हम उसके ऊपर डाल देते हैं, बल्कि उसकी जहां जड़ है वहां पानी देना चाहिए। हम उसके साथ यही करते हैं, हमारे पौधों के साथ क्या करते हैं, हम उनके पैर में पानी डाल देते हैं। अरे भैया, उनका मुंह है जड़, वो पीछे से दे, तो आप दूर पानी दो तो वो संघर्ष करेगा, उसकी जड़ें और फैलेगी। जितनी ज्यादा जड़ फैलेगी उतनी ज्यादा कल्ले होंगे। तो इसको कहते हैं बापसा, जिससे आपका प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होगा, सड़न भी कम होगी, बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन। और चौथा है अच्छा दान या मल्चिंग। फिर से मैं जंगल का एग्जांपल दूंगा कि आपने जंगल देखे, जंगल ढका रहता है चारों तरफ, घना जंगल में आपको जमीन नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो हमारा वातावरण है ये चलता फिरता महासागर है। जब हम जमीन ढक के रखते हैं, या आपको ये घास का पूरा डाल के रख दीजिए एक अच्छी जगह और चारों तरफ कड़ी धूप है, जब आप 2 दिन बाद वो घास का पूरा उठाएंगे उसमें नमी होगी। तो ये जो हमारा वातावरण है चलता फिरता महासागर है। प्रकृति की शक्ति देखिए, ये वातावरण से हवा खींचता है। बरसात में हमारी हवा में 85 से 95% ह्यूमस मतलब पानी होता है, नमी होती है।
ठंड में 65 से 75%, और गर्मी में मई का महीना 12 से 5 आप छोड़ दो तो 30 से 35% तक हवा में नमी होती है, और ये वातावरण से खींच के हमारी धरती माता को देती है। फिर आपने कोई पौधा लगाया, आपने कोई खेती की, आपका जो पैरा बचा हुआ है आपने घारों पे बिछा दिए, तो पानी कम लगेगा। सूक्ष्म जीवाणु धूप सहन नहीं कर सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अगर आप जगह को ढक देंगे तो उसके नीचे सूक्ष्म जीवाणु बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। गोबर छुपा रहेगा तो उसकी भी शक्ति अब हो जाएगी, क्योंकि नीचे धूप कम रहेगी तो दूसरे खरपतवार नहीं उगेंगे। प्लस जब आप गोबर गौमूत्र के घोल में करोड़ों जीवाणु आपकी जो मल्चिंग है उसको खा के खाद बनाएंगे, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, आपकी जमीन की आत्मा मजबूत होगी, तो आप शक्तिशाली तरीके से आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, तो आपकी उर्वरकता क्षमता बहुत अच्छे से बनेगी। कोई भी साइंटिस्ट आके नापेगा 2-1.5 इतना ऑर्गेनिक कार्बन आपके अंदर जो गाँव उगेगा, जबरदस्त उगेगा, तो ये अच्छा दान है। और 5वें में कहते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती मतलब कि आप एक सी खेती मत करो, आप गेहूं लगा दो एक हिस्से में, फिर थोड़े से में चना, फिर गेहूं, फिर चना, एकदम गेहूं 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 पागलों के जैसे हम लगा देते हैं, तो ये गलत चीज है। या 4 एकड़ का खेत है तो चारों तरफ आप पेड़ लगाइए, पूरा पश्चिम की तरफ बड़े पेड़, उत्तर दक्षिण की तरफ छोटे पेड़। इसको मैं बुढ़ापे का पेंशन कहता हूँ। इसके फायदे क्या होंगे कि चारों तरफ बायोडाइवर्सिटी डेवलप होगी, उसके जो पत्ते गिरेंगे वो खाद का काम करेंगे, आजू बाजू जो गेहूं लगे हुए हैं वो लगे हुए उनको मिश्रित खेती की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा जो आसपास से जैसे गाजर घास ये सब उड़ के इसके जो बीज आते हैं वो नहीं आएंगे, पाला पड़ेगा तो वो उसको रोक देगा, मतलब पक्षियां रहेंगे तो जो शत्रु कीटाणु है उसको खाएंगे। इतने ज्यादा फायदे हैं, और जब लगाने के बाद जब 7 से 8 साल के वो पेड़ पौधे हो जाएंगे तो आपको फल फ्रूट इमरती लकड़ी पता नहीं क्या क्या देंगे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको प्रकृति खेती में 4 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में चारों तरफ पेड़ लगाना है। चलिए मैं 4 एकड़ में लगाऊंगा, ज्यादा है आपकी 10,000 स्क्वायर फीट जमीन, मेड़ों में लगाऊंगा, मेड़ों में वैसे भी नहीं करते हो तो नेचुरल आप उसमें फेंसिंग कर सकते हो, पेड़ उग गए तो उसमें आप जाली बांध सकते हो जिससे दूसरे जानवर ना आए आपको परेशान करने। दूसरा, उसकी पत्ती से आपके खाद बन रही है, तो चारों तरफ जो फेंसिंग करने से आपकी जगह कितनी खराब हो रही है, आप तो मेड़ में लगा रहे हो, फिर भी मैं मान लिया 10,000 स्क्वायर फीट, अब तो 10,000 स्क्वायर फीट जमीन खराब होने के बाद भी आपको फल फ्रूट पेड़ इमरती लकड़ी नेचुरल बाउंड्री वॉल क्या क्या नहीं मिल रहा है आपको। और जब हमारी धरती एकदम खाली पड़ी रहती है, धूप पड़ती है, तो ये सूक्ष्म जीवाणु धूप सहन नहीं कर सकते, तो ये पेड़ों के पास आके चारों तरफ मेड़ों में छुप जाएंगे। फिर जैसे आप कोई फसल बोएंगे, पानी डालेंगे, हरी घास होगी, फिर से एक सूक्ष्म जीवाणु अपना काम करना चालू कर देंगे। तो हमें प्रकृति खेती को समझना है, तो हमें हिंदू संस्कृति को समझना चाहिए, हमारे वैश्विक दृष्टिकोण को समझना चाहिए, और भारतीय संस्कृति में गर्व की अनुभूति होना चाहिए। लास्ट कि भारतीय संस्कृति में गर्व की अनुभूति कैसे, तो थोड़ा सा मैं गर्व की अनुभूति की आपको और बात बता दूंगा जिससे आपको गर्व हो जाएगा कि हमारे वेदों में हमारी भारतीय संस्कृति में। देखिए हमारे वेद में किसी ने मेरे से एक बार सवाल पूछा कि विज्ञान का आधार क्या है, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि विज्ञान का आधार क्या है। फिर मेरे को ध्यान आया कि मैंने फिजिक्स पढ़ा हूँ, मैथ्स पढ़ा हूँ, कोई भी चीज को हम कि साइकिल का पहिया क्यों घूमता है तो उसका जो हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें गणित का उपयोग होता है। तो मैंने बोला तो गणित है, बोले हाँ, कोई भी विज्ञान का आधार गणित है, गणित के आधार पे हम उसके उत्तर पे जा सकते हैं। तो मैंने बोला ये फिर तो हमारी तो भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि पूरी दुनिया को विज्ञान हमने दिए। वो बोले कैसे आपने दिए, तो मैंने बोला देखिए हमारे वेदों में 6 वेदांग है, शिक्षा कल्प निरुंध छत छंद व्याकरण ज्योतिष, और ज्योतिष में 2 भाग है, फलित और गणित। और इस गणित से को हम पंचांग कहते, पंचांग से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे वेदों में इसका वर्णन है। देखिए एक चीज पूरी दुनिया मानती है कि 0 भारत ने दी है, आर्यभट्ट ने नहीं दिया, हमारे वेदों में इसका वर्णन है। आर्यभट्ट ने उसको लिखा, लोगों ने लिखा पहली बार देखे, तो आर्यभट्ट हजारों साल पहले से हमारे इसमें 0 है। देखिए इसको समझने के लिए 12वीं सदी तक जो यूरोपियन कंट्री जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, ये रोमन मैथ्स जानते थे। जैसे उनको 3 लिखना है तो एक ऐसे ऐसे 3 बार लाइन खींचनी पड़ती थी, 5 लिखना है तो आई और वी बनाना पड़ता था, 330 लिखना है तो इनको एक्स 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 वी 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 1 1 1, मतलब ये बहुत बड़े शब्द, मतलब इनको अगर आप 1 करोड़ लिखने के लिए बोल दोगे तो इनको तो एक पूरा पेज भर देंगे, इतना समय लग जाएगा। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में कैसे हमने व्याकरण जो हम बताए थे कि फलित और गणित, शिक्षा कल्प छंद व्याकरण ज्योतिष में 2 होता है, फलित और गणित, कैसे हमने गणित दिए। देखिए धरती जब सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है, कृषि पंचांग में वर्णन है, धरती जब सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है तो अपनी कक्षा में 360 बार घूमती है। कितनी बार घूमती है? 180 बार घूमती है।
180 बार घूमती है, तो जीरो में जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल उसमें 360 डिग्री पूरी दुनिया, 180 डिग्री पूरी दुनिया मानती है। आप समझ रहे हैं, मतलब कि जब सर्कल में पूरा घूमता है तो जो हमारी पृथ्वी जो अपने कक्षा में पूरी घूमती है एक बार में पूरा, तो वो 360 डिग्री हमारे इसमें माना जाता है। अब आप ये सोचिए, इसी बीच जब चंद्रमा हमारी धरती के 12 बार चक्कर लगाता है, इसलिए साल में 12 महीने होते हैं, तो पूरी दुनिया को हमारे कृत्रिम पंचांग ने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब कुछ दिए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हम लोगों का नया साल क्या, हमारे लोगों के महीने क्या जो हम लोग भूल गए, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत बिगाड़ दिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण, भादो, पूस, अगहन, कार्तिक, ये सब हमारे उसमें बोला जाता है। तो आप ये समझिए, जब धरती सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है, तो अभी जो हमारा चैत्र आने वाला है उसको एक साल मानते हैं, मतलब धरती नई होना शुरू हो जाती है। कितना वैज्ञानिक प्रमाण है। अंग्रेज लोग दिसंबर में बनाते हैं, कोई प्रमाण नहीं है। दिसंबर में क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनने हमसे पूरा उसका कॉपी कैट किया। पैटेंट हमारे पास नहीं था, उनने अपना पैटेंट लेके कि हम थोड़ा अलग दिखाएंगे। दिसंबर में इतनी ठंड, कोई लॉजिक नहीं। अब पूरा नाम उनने कॉपी कर लिया, जैसे जुलाई जूलियस सीजर के नाम से कर लिया, बहुत बड़ा यूरोपियन राजा था, उसके भांजे के नाम से अगस्ती कर दिया। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा कॉपी कैट। कैसे? जब सूरज 7वें अंबर में होगा तो सितंबर, 8वें अंबर में होगा तो अक्टूबर, 9वें अंबर में होगा तो नवंबर, 10वें अंबर में होगा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो कॉपी कर लिया, रविवार को संडे कर दिया, सोमवार को मून डे कर दिया। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया को हमने कैलेंडर दिए हैं, पूरी दुनिया को हमने विज्ञान दिए हैं। आप सोचिए, एक सोच के देखिए, जितनी भी बड़ी खोज हुई है 17वीं शताब्दी के बाद की हुई है, 12, 14, 11, 15, 17वीं शताब्दी के बाद की हुई है। अंग्रेज हमारे यहाँ आए, हमारे वेदों को लिए, पेटेंट हमारे पास नहीं था, लिख के पूरी दुनिया में फैला दी। ये बहुत कड़वा सच है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और आज पूरी दुनिया भी कहती है कि जब भारत आजाद हुआ था तो पूरे विश्व की आत्मा आजाद हुई है, पूरी दुनिया की आत्मा भारत है, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक शक्ति है। तो हमको इसको समझना पड़ेगा, गर्व की अनुभूति होना चाहिए हमें हमारी भारतीय संस्कृति में। और कृषि पंचांग तो अपने आप में इतना अद्भुत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोगों को अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, पंचतत्व के बारे में बताऊं मैं आपको? जी आप लास्ट में बताऊंगा जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग भारतीय हैं और पंचतत्व कैसे काम करता है हम लोगों को नहीं पता है। सोचिए कि इतनी, जिसको पूरी आज दुनिया प्रणाम कर रही है, और उस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी लोग तो ऐसे ही बता देते थे मुंह से पूरी चीजें, लेकिन हम लोग भूल गए थे। देखिए, बहुत अच्छे शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा। जैसे हमारी कृषि पंचांग कैसे काम करती है, इसको आप समझिएगा बहुत अच्छे से। हमारे पेड़ पौधों में भी वात, कफ, पित्त ये सब होता है, हमको सिर्फ समझना है, हम समझ नहीं पाते। हमारी धरती में भी वात, कफ, पित्त होता है, हम नहीं समझते। अब आप जब ये समझ लेंगे कि जो मैं अपने शरीर में उपयोग कर सकता हूँ वो आप धरती पे कर सकते हो, तो आप इसको समझना बहुत अच्छे से चालू कर देंगे। अब आप समझिए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जो गगन या आकाश तत्व है, हम आसमान में देखते हैं, तो आसमान में हमें क्या दिखता है बताइए आप लोग? आप में से कोई बताइए, आसमान में आपको क्या क्या दिखता है? रंग दिखता है, 7 रंग, खाली नीला सा। देखिए, आसमान में हमें चांद दिखता है, सूर्य दिखता है, असंख्य तारे दिखते हैं। और हमारा जो पंचतत्व और हमारे जो पूर्वजों ने जो विज्ञान ढूंढे थे, वो इसी तारों के शक्तियों से पूरा ढूंढे थे। तो देखिए अब कैसे हमारा काम करता है। जो खगोलीय हमारा विज्ञान था वो अद्भुत था। अब आप देखिए, धरती है, आकाश तत्व हमारे ऊपर है। आकाश तत्व में क्या है? सूर्य, चंद्रमा, धरती और असंख्य करोड़ तारे आसमान में है, और धरती हमारे नीचे है। अभी देखिए, ये हमारी धरती है। अब ये गोला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी धरती है, चंद्रमा इसके चक्कर लगा रहा है। तो हमारा कृषि पंचांग कहता है, हमारा पंचांग कहता है कि धरती माता का सूर्य 27.5 दिन में चक्कर, धरती माता का चंद्रमा 27.5 दिन में चक्कर लगाता है। कितने दिन में लगाता है? 27.5 दिन में। और जब 27.5 दिन में लगाता है
तो हमारे कितने असंख्य आसमान में तारे हैं, तो कुछ विशेष तारे के समूह अलग अलग समूह बनाते, एक समूह यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए, चारों तरफ 12 प्रकार के अलग अलग समूह बनाते हैं। इन तारे के समूह को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? तारामंडल। तारे के समूह को कहते हैं राशि। ये जो 12 प्रकार के अलग अलग, जैसे आप लोगों की जो नाम है, आप लोगों ने देखे ना, आप लोगों के नाम राशियों से हैं, किसी का मेष राशि से, किसी का सिंह राशि से, किसी का धनु राशि से, किसी का कन्या राशि से, तो ये 12 राशि है। तो अब ये 12 राशि अलग अलग प्रकार की डिजाइन बना के ऐसी ऐसी, मतलब ये सर्कल में अलग अलग जगह, ऐसे 12 जगह हमारी ये राशि है। अब ये जो हमारी जो 12 राशि है, 4 तत्व बचे, एक तत्व आकाश तत्व, यही हो गया। अब 4 तत्व में क्या बचे हमारा, अग्नि, वायु, नीर, भूमि। अभी 4 तत्व बचे, तो हर एक तत्व में 3 राशि रहेगी, मतलब इसमें 3 रहेगी, इसमें 3 रहेगी, इसमें 3 रहेगी, इसमें। तो 4 में अगर 3-3 राशि रही तो कितनी राशि हो गई हमारी, 12। समझ रहे हैं आप कि एक 3 राशि एक तत्व में रहेगी, तो आकाश तत्व एक हो गया। अब 4 तत्व बचे, 4 तत्व में अगर 3-3 राशि रहेगी तो 12 हो गई। अब जब ये जो क्या कहते हैं, ये कहता है कि जो हम हमारे सर्कल करेगा, तो चंद्रमा जब चक्कर लगाएगा तो 2.5 से 3.25 दिन तक एक राशि में रहेगा। कितने दिन तक, एक राशि में 2.5 से 3.25 दिन तक। तो 2.5 से 3.25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो लगभग 27.5 दिन हो जाएगा। तो अब ये गणित को समझिए, चक्कर लगा रहा है 27.5 दिन में। अब ऐसे चक्कर लगाते हुए ये मेष राशि में 2.5 से 3.25 दिन तक रहा, फिर सिंह राशि में रहा और धनु राशि। तो मेष, सिंह और धनु राशि में अगर रहेगा तो अग्नि तत्व को प्रभावित करेगा। कौन से तत्व को प्रभावित करेगा, अग्नि तत्व को। तो अग्नि तत्व में 3 राशि आ गई, मेष, सिंह और धनु। इस समय आप कोई सा भी अनाज लगाइए, गेहूं, धान, मक्का, चना, जबरदस्त प्रोडक्शन मिलेगा आपको, जबरदस्त। पूरी दुनिया उसको मान रही है, सब लोगों ने शोध करके देख चुके हैं। अब ऐसे चक्कर लगा रहा है, भूमि तत्व को प्रभावित कर रहा है, तो कन्या, मीन या वृश्चिक राशि, 3 राशि को प्रभावित कर रहा है। इस समय जड़ वाली फसलें जबरदस्त होगी। आप आलू लगा लो, प्याज लगा लो, मूली लगा लो, गाजर लगा लो, जबरदस्त प्रोडक्शन मिलेगा आपको। फिर ऐसी धरती चक्कर लगा रही है और वायु तत्व को प्रभावित कर रही है, तो फिर 3 राशि आएगी और फूलों वाली जबरदस्त फसल होगी। चाहे फूल गोभी लगा लो, चाहे फूल लगा लो, सूर्यमुखी लगा लो, जबरदस्त प्रोडक्शन मिलेगा। और ऐसा चक्कर लगा रहा है और जल तत्व को प्रभावित कर रहा है, तो फिर 3 राशि में आएगा। और 3 राशि में आएगा तो पत्ते वाली सब्जियां, जैसे पत्ता गोभी, पालक, भाजी, धनिया, जबरदस्त प्रोडक्शन मिलेगा। सोचिए, तारों की ऐसी भाषाएं, इस धरती में अनगिनत तारे जो अभी आधुनिक विज्ञान भी नहीं पहुंच पाया है, उन करोड़ों तारों के विशेष समूह को बना के एक ऐसा गणित, एक ऐसा विज्ञान जिसको आज पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है, कि हमारे हनुमान चालीसा में कि धरती से सूर्य की कितनी दूरी है, ये 19वीं शताब्दी में आके आदमी ने पूरी एग्जैक्ट बता पाया। हमारे हनुमान चालीसा में नेचुरल उस कोर्स का पूरा वर्णन है। तो सोचिए, हमारे लोग, जैसे हम लोगों ने कैलेंडर दिए, तो हमारे उसमें विक्रम सावन 2080 चल रहा है, जो उज्जैन के एक महान राजा थे, जिनने बहुत बड़े एरिया में, पूरी दुनिया में उनका राज था, बहुत बड़े एरिया में, उनके नाम से करता है। अंग्रेजों ने क्या कर रहा है, अंग्रेजों का क्या चल रहा है, 2024 कि जीसस क्राइस्ट इस दिन जन्म हुए थे, इसलिए हम उसको 2024 मानेंगे, हमारी मर्जी। पूरा हमसे चोरी कर लिए। आप कभी भी देखिए, उनका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में किसी में 31 होता है, किसी में 30 होता है, किसी में होता है, लेकिन लास्ट में कब किस में करते हैं, जो यहां से बढ़ा लेते हैं फरवरी में। फरवरी उनकी 28 से 27 की होती है। मार्च आते ही जो हमारा चैत्र आता है, उसी में फिर से वो नया चालू करते हैं। पूरा हमारे द्वारा चुराया गई चीज, सिर्फ पैटर्न नहीं था, थोड़ा अलग दिखाने के लिए उनने ये कर दिए। और हम जिनने खोज की, जिनने इतना सटीक कि मतलब एक हमारे साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठ के बता देंगे कि आज कब चंद्र ग्रहण हो रहा है, कब सूर्य होना है, इतनी शानदार गणित। और हम लोगों को उस पर गर्व की अनुभूति नहीं, हमको ये नहीं पता कि देखिए पंचतत्व कैसे काम कर सकते हैं। अग्नि तत्व हमारा कब मजबूत होगा, हमें कब खाना चाहिए, हमें कब पोषण करना चाहिए, किस दिन हमें क्या। आयुर्वेद में एक एक चीज का वर्णन है कि कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए, चैत्र में क्या खाना चाहिए, वैसाख में हमें क्या खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, हमें बेल खाना चाहिए, मौसमी फल, मतलब एक एक चीज का हमारा वर्णन है, हर चीज का, इन्हीं आधार पे कि कब हमारा पानी तत्व होगा, कब हमारा अग्नि तत्व मजबूत होगा। हमारा शरीर में पंच तत्व को हम समझ ही नहीं पाते हैं। मैं कृषि के में ले रहा हूँ, इसलिए कृषि में आपको थोड़ा सा समझाया। तो आप सोचिए कि पंच तत्व कैसे काम करते हैं। फिर हमारा विक्रम सावन से बड़ा सावन कौन सा होता है, 5000 सावन, 5000 साल का युधिष्ठिर सावन। 1 करोड़ साल का हमारा चालू होता है
1 अरब साल का हमारा चालू होता है, लास्ट में ब्रह्म सावंत। तो हमारी जो गुणा गणित थी कितनी आगे तक की थी, ये लोग सोच भी नहीं सकते, आज भी नहीं सोच पाए। हमारी कैलकुलेशन कितनी थी कि करोड़ के बाद हमारे उसमें आगे तक कितना आता है कि असंख्य, नील, मतलब अलग अलग तरीके से हमने इसको की है। लेकिन इसको हमको समझने की जरूरत है। और भारतीय अरब खरब ये सब हम जो बोलते हैं ना, करोड़ अरब खरब नील संख असंख्य, तो मतलब इतनी आगे तक है कि हम सोच नहीं सकते। तो इसको हमको भारतीय संस्कृति पे गर्व की अनुभूति होना चाहिए। इस विज्ञान को, हिंदुत्व को, हमारे पूर्वजों को समझना चाहिए। हर किसी को गीता पढ़ना चाहिए। जिस भी आप खुशी में पढ़ोगे तो खुशी का आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। आप दुख में हो तो दुख का आपको उत्तर मिल जाएगा कि आप कैसे दुख से निकल सकते हो। बहुत ज्यादा खुश हो गए तो कि ज्यादा खुश मत हो, हमको जीवन में और आगे चलना है, तो दुख के भी समय आएंगे। मतलब गीता का ऐसा पाठ है कि आप जब भी सुबह उठें, मेडिटेशन करें, योग करें, उसके बाद 5 मिनट गीता पढ़े, 4 श्लोक पढ़े, उसका हिंदी का अनुवाद पढ़े, जो अच्छा लगे उसको आप पेपर में लिख लीजिए। वो जीवन है। और दूसरा एक अष्टांग हृदय, ये 2 चीज अगर हमने पढ़ लिए तो आप एक डॉक्टर बन जाएंगे। देखिए, शरीर से आप योग क्यों करते हैं कि शरीर हमारा अच्छा रहे, और शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। लेकिन आप जहर खा रहे हो फिर योगा भी कर रहे हो, तो योगा भी एक हद तक निकालेगा, लेकिन आप खा ही रहे हो जहर, लगातार आप विष पान कर रहे हो, तो तकलीफ तो होगी ना आपको। तो हमको इस चीज को भी समझना है। इसके साथ योग होगा तो फिर तो 100 साल से कम एज दुनिया में किसी की नहीं होगी, क्योंकि मानव बना ही 100 साल कम से कम जीने के लिए। 200 साल से 100 साल में आया, 100 साल से 60 में आया, 60 से अब कहता है कोई भरोसा ही नहीं। 20 साल पहले तक आदमी कहता था 60 साल की उम्र है, अब कोई भरोसा नहीं। हम इतना ज्यादा चीजों में पहुंच गए हैं पिछले 20 साल में कि अब कहते हैं कि 30-40 साल भी कोई शांत हो जाए तो कहते हैं अब क्या भरोसा। और पहले मैंने अपनी दादी जी से बोल के सुना हूं कि 80 साल में शांत हो गई, बहुत कम उम्र थी। 80 साल को कम उम्र बोलते थे, अब आप सोचिए। ये मतलब जब मेरी नानी थी उस समय 88 कुछ की, उस अपनी बचपन की बात, मतलब उनकी मानसिकता बचपन वाली थी कि हम कम से कम 100 साल से तो नीचे उम्र ही नहीं होती। तो आप समझिए इस चीज को। और प्रकृति खेती, गौ आधारित खेती में 55 एकड़ में प्रकृति खेती करता हूँ। चयनित प्रणाली से बीज का प्रयोग कर रहा हूँ, अद्भुत परिणाम। हाँ, आप हाइब्रिड बीज में गोबर गौमूत्र डाल के करेंगे, आपका प्रोडक्शन आधा हो जाएगा। आप 20 कुंटल 18 कुंटल गेहूं ले रहे हो, 10 में आ जाएगा, 9 में आ जाएगा, सच्चाई है। लेकिन वहीं हम देसी बीज का उपयोग करें, और हमारा देसी बीज गुणवत्ता के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। उच्चतम सरबती गेहूं होता, पुरातन सरबती गेहूं हमारा, मतलब हमारा चाहे गेहूं हो, चावल हो, चाहे दाल हो, उसकी गुणवत्ता उच्चतम होगी, सबसे हाई क्वालिटी की। पूरी दुनिया उसको ऐसे हाथ जोड़ के बोलेगी कि हमें दीजिए, हमें दीजिए। तो अगर आप उच्च गुणवत्ता का चीज उगाएंगे तो आपको मार्केट में बेचने में बहुत बड़ी दुख नहीं होगा। उसको हम सही तरीके से काम करेंगे तो पूरा विश्व हमारा बाजार है। धन्यवाद जी ओम, सदन को नमन। मेरा एक प्रश्न है आपसे। जैसे आपने जैव रसायन बनाने की बात की, तो इस जैसे मैंने जो जैव रसायन बनाया वो नींबू से बनाया है, आंवले से बनाया है और गेंदा के फूल से। इस सीजन में आप किससे बना सकते हैं? देखिए, मैं वो आपको बता रहा हूं कि अभी इस मौसम में क्या आ रहा है, बेल आएंगे, अमृत अमृत बनेगा। जिस सीजन में जो फल आए आप उसका बनाइए। जैसे आंवले का बताते हैं, कफ पित्त और वात, अपने आप एक अकेला ऐसा फल है, तीनों दोष को नाश करता है। तो आंवला अमृत है। आपने नींबू का बनाया तो बहुत अच्छा कीट नियंत्रक और एनर्जी देने वाला टॉनिक, दोनों का काम करेगा। तो ये हमारे अष्टांग हृदय में इसका संपूर्ण वर्णन है कि जो हमारे शरीर को फायदा करेगा वही हमारी धरती माता। इसलिए हम अष्टांग हृदय से कोई किसी भी चीज का थीसिस निकाल लेते हैं। जैसे बेल को बोला गया आयुर्वेद में कि हमारे पेट के लिए अमृत है, लीवर के लिए तो मतलब ये समझ लीजिए कि जिसको लीवर सोरेसिस तक हो गया उसको ठीक करने की इसमें क्षमता है। पाचन क्रिया को इतनी ताकतवर बनता है। और जिसने 1 महीने लगातार बेल खा लिया मार्च अप्रैल में, साल भर तक उसके लीवर को ताकत मिलेगी। मतलब वो खराब भी खाएगा तो उसका लीवर इतना मजबूत होगा कि उसमें वो नहीं करेगा। तो जो भी मौसमी फल आ रहा है उसको आप बनाइए, सस्ता हो, जो बिल्कुल हमारे पेड़ पौधों में फ्री में मिल रहा हो। ये काम फ्री का है। जी ओम, जी ओम। और एक और प्रश्न था, जैसे अब गाय का गोबर नहीं मिल रहा, डेयरी से मान लें हम गोबर ले आए और इसका उपयोग करें जिस जो आपने बताया है, तो जैसे हम इसे अमृत जल कहें या गोकृपा अमृत कहें, तो इससे यदि हम खाद बनाएंगे तो उसका प्रभाव क्या उतना नहीं पड़ेगा? मैं भाई साहब सबसे पहले तो निवेदन करता हूँ कि आप किसान हैं तो देखिए, जैसे हमारी माँ है, अगर मैं अपनी माता को वृद्ध आश्रम में छोड़ दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? तो गाय का घर जो है ना वो रोड है, ना जंगल है, ना शहर है। गांव का घर किसान, गाय का घर किसान का घर है।
एक गौ माता लाइए, आपके पास अभी 2 करोड़ है तो 5 करोड़ हो जाएंगे कुछ समय बाद। अमत चमत्कार मिलेगा माँ की सेवा से। एक गाय लाइए और करिए आप काम चालू। गौ माता से आपका घर जी का ओम जी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक गाय लाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका जीवन बदल जी। और एक गाय लाने कर सकते हो, एक गाय से 5 से 6 एकड़ खेती। जी ओम सर। ओम जी ओम। जी, बहुत सुंदर आज का जो हमारे आदरणीय अंकित मालू भाई जी जो आज मार्गदर्शन दे रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है जब आपको सुन रहे हैं। जो सरकार कहती है, समाज कहता है, देश कहता है, किसान कहता है कि जैविक खेती में उत्पादन कम होता है, और हमारे अंकित मालू जी इस उम्र में अभी कह रहे हैं, उन्होंने बताया और प्रोडक्ट करके बताया और उत्पादन करके बताया, सारा अनुभव आपने बताया है। आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है। आपको सुने, किसान सुने, अनुभव करें, आपको देखें, जानें और फिर आगे बढ़ें। तब जो है कहने से मात्र से और एक दूसरे की बात सुन करके कहते जाते हैं, चलते जाते हैं और वो करते नहीं हैं। लेकिन आज आपने युगाहार कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन दिया है, हम सब उसको जानें और ये जो दुष्प्रचार होता है वह ना हो। और आपने जो आज हमें जो विधि बताई है, जैसे चूँकि उसमें गोबर में जो आपने बताया था 10 लीटर गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 लीटर मिट्टी, 1 किलो मिट्टी और 170 लीटर पानी, 2 किलो गुड़, उसमें बेसन भी डालना है भाई जी कि नहीं? तो ये बताइए जी, सुबह की दाल आप आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। आप ही तो बंद करो, आप बंद नहीं करेंगे तो कैसे आवाज आएगी? देखिए, अगर आप सुबह का दाल शाम को खा सकते, क्या खट्टी पड़ जाती है? तो हमारी धरती माता को हम बासी चीज कैसे दे दें? क्योंकि देखिए, गोबर जितना पुराना उतना अच्छा, गौमूत्र जितना पुराना उतना अच्छा, गुड़ जितना पुराना हो अच्छा, मिट्टी जितनी पुरानी हो अच्छी, पानी जितनी पुरानी हो अच्छा। लेकिन जब अगर हम दाल सुबह की अगले दिन नहीं खा सकते, सुबह अगर आप 9-10 बजे दाल बनाओगे, रात के 8-9 बजे खाओगे तो खट्टी पड़ जाएगी। तो इस मानसिकता को हमको रखना है कि धरती माता भी अलग नहीं है। हम जब बासी नहीं खा सकते तो हमारी धरती माता को हमको बासी चीज नहीं देना है। इस मानसिकता से आप काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीजें समझ में आने लगेगी कि हमें क्या करना है। जी, बहुत सुंदर। आपने जो जवाब दिया है कि हमको अपने भाव से जो हमको भोजन कराना है वो हम धरती माता को भोजन करा रहे हैं, इस भाव के साथ हमें अपना काम करना है। तो और ये बिल्कुल सिद्ध आज ये जो हमारे बीच में जो मन में वो था वो दुर्गा। आदरणीय अनिल राय जी आपसे सवाल करेंगे गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को प्रणाम। अंकित मालू जी को सादर प्रणाम। मैं सर से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैविक खेती ही करता हूँ और अपने खेत के चारों तरफ पेड़ लगाए हैं, 150-200 के लगभग लगाए होंगे। और मैं बीज जो है उसका विधि अच्छे से नहीं जानता हूँ कि कैसे कैसे बीज को शोधन करना है, क्या करना है। तो इस संबंध में कोई अगर कहीं से और जानकारी, और साथ ही मुझको कृषि पंचांग कैसे मिल सकता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, कृषि पंचांग तो हमारे जो मैंने आपको विधि बताया हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। और हमारे कृषि पंचांग तो हर हमारे जो पंडित जी रहते हैं उनके पास रखे रहते हैं। आप एक कृषि पंचांग बनाइए और उसमें आपको देखना है कि आज अग्नि तत्व हो रहा है या आज कौन सी राशि कौन से उसमें है, इसको आपको समझना है। इसके अलावा एक ऐप आता है हिंदू कैलेंडर ऐप, इसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें हर दिन के हिसाब से वो पूरी चीजें उसमें दी रहती है। आपको सिर्फ ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए कृषि पंचांग में कि हमें अमावस्या में निंदाई करना है, पूर्णिमा के आसपास हमें क्या कहते हैं पानी देना है। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं। तो आप कृषि पंचांग से लेके और जो बेसिक नॉलेज है मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, या मेरा मालू जी की पाठशाला में चैनल में कृषि पंचांग के ऊपर एक पूरा वीडियो है, उससे देख के आप नोट्स बना के, क्योंकि देखिए जब आप उसको आत्मसात करेंगे जब ही आप समझ पाएंगे। किताब से आप पढ़ के समझेंगे, आत्मसात कर लीजिए जैसे मैंने कर लिया कि अगले साल क्या फायदा करेगा, ये करेगा। क्योंकि आप किसान है और आपके जो दादाजी लोग थे उनको कंठस्थ थी ये सब चीजें, उनको पता था कौन सी तिथि में क्या करना है। तो थोड़ा सा इसको आप कीजिए और हिंदू कैलेंडर ऐप नाम से उसको ऐड आप कर लीजिए,
तो उसमें कौन सा क्या है आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा संपूर्ण वर्णन है इसका। और जो आपने बोला देसी बीज, तो देखिए देसी बीज का मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए या आपके आसपास यूपी में जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं मैं उनको दिलवा दूंगा। एक बार आप उनसे बीज लीजिए और जहां गेहूं आपका बहुत अच्छा पैदा हुआ है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, थोड़ी मेहनत कीजिए, उसको हाथ की मशीन से कटवा के अलग बीज बनाइए, बाकी पूरा फिर आप हार्वेस्टर से कटवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको इसमें थोड़ी सी मेहनत करना है, लेकिन हम मार्केट से 5,000 रुपए का बीज लाते हैं, उससे हमको बहुत सस्ता पड़ेगा ये। तो बीज में हमको चयनित प्रणाली करना है, देसी बीज लगाना है। आप बोलेंगे मैं आपको तुअर का, गेहूं का बहुत अच्छे देसी बीज दे दूंगा, जिससे आप उसको हमेशा बढ़ाइए और लोगों को भी दीजिए। दूसरा, आपके वहां जो अच्छी धान होती है पुराने जमाने की, उसको उपयोग कीजिए, पुराने लोग उसको खाते हैं बहुत अच्छे से, उससे भी आप बहुत अच्छा मार्केट कर सकते हैं। और आपको जितने भी देसी बीज चाहिए मैं आपको पोस्ट करवा दूंगा, 1 किलो बीज दूंगा, 1 साल लगा के उसको आप अच्छा कुंटलों में पैदा कीजिए। फिर बीज को हर साल बढ़ाइए, बहुत महंगा बीज खरीद के ना करके। और आप 1 किलो बीज में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कितने अच्छी उसका उत्पादन हो रहा है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा यार इसका तो उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, तो आप खुद उस बीज को अगली बार बढ़ा के लगाएंगे। जैसे मैंने गेहूं के इतने सारे बीज लगाया, खपली, सोना मोती, सरबती, बंसी, ग्वाला, लेकिन आखिरी में मेरे यहाँ बंसी गेहूं का सोना मोती गेहूं का सबसे अच्छा प्रोडक्शन भी मिला, और गुणवत्ता में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं गेहूं के रूप में क्या कहते हैं सोना मोती ही लगाया हूँ, वहां से लाया था मध्य प्रदेश से, सागर से, आकाश चौरसिया जी के यहाँ से। और ठीक था, पहली साल तो बहुत कम था प्रोडक्शन, दूसरी साल भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। इस साल थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, और इसमें क्या नाम कि हमको इससे प्रोत्साहन मिला है कि नहीं ये ठीक गेहूं है। और आपने इसकी विशेषता बताई जो जानकर काफी प्रसन्नता हुई। जी ओम, धन्यवाद। आप इस पे बस ये ध्यान रखिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे आपका अभी जो गेहूं लगा है उसमें आप चिन्हित कर लीजिए कि सबसे अच्छे कल्ले और जो बड़ा साइज अच्छे साइज में जो हुआ है उसको आप अलग कटवा लीजिएगा। तो अगले साल अगर आप उस बीज का उपयोग करेंगे तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब 12 से 14 कुंटल तक आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है उसका। और गोबर खाद बनाने का जो मैंने तरीका बनाया आप वैसा उपयोग कीजिए, 500 किलो प्रति एकड़ डालिए, और जब थोड़ा पौधा बड़ा होता कहीं कमजोर हो तो थोड़ी सी 1-2 बोरी और खाद उसमें डालिए, जबरदस्त प्रोटेक्शन मिलेगा भाई साहब आपको। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। चूंकि और किसी भाई का कोई आदरणीय श्रीकांत जी ने सवाल किया, हैंड रेज किया है। और जी ओमकार नाथ जी। जी नमस्कार सर, मैं ओमकार नाथ, पतंजलि किसान संस्कृति पलामू झारखंड से हूँ। जी जी। और मेरा समस्या है सर कि केला और पपीता खेती कर रहा हूँ सर, उसमें हो रहा ओमकार नाथ जी की आवाज आ रही है? फंगस है केला। थोड़ी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। थोड़ा सा बाहर निकल। हाँ, अब बोल रहा हूँ कि मेरा केला और पपीता का खेती है। वीडियो बंद कर लें ओमकार नाथ जी, वीडियो बंद करके ही बात कर सकते हैं। जी 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 जी। केला और पपीता का मेरा खेती है, और इसमें समस्या हो रहा है फंगस का प्रॉब्लम, जैसे लोग बता रहे हैं कि इसमें फंगस का बीमारी लगा हुआ है, और केला मेरा सूख रहा है। तो फंगस कंट्रोल करने के लिए क्या इसमें कुछ किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज आपकी मिट्टी कौन सी है? और बलुई है। हाँ, तो देखिए इसको आप समझिए, जैसे अगर हमारी जमीन में आयरन की कमी है तो कीट आएंगे, अगर कैल्शियम की कमी है तो हमारे उसमें रस चूसक कीट आएंगे, और अगर हमारे उसमें सल्फर की कमी है तो ये आपके जो आप कह रहे हैं ये आएंगे, और अगर सूक्ष्म जीवों की कमी तो वायरस आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रति एकड़ आपको चूना आता है ना, डायरेक्ट चूना। जी जी। चूना को आप क्या कहते हैं, 1 बोरी आ जाएगा आपका 40 किलो का, उसको प्रति एकड़ ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, या गीला करके उसके पानी को अगर स्प्रे मशीन से कर सकते हैं तो आप 4 लीटर चूना मिला के 11 लीटर पानी में उसका आप स्प्रे कर दीजिए, या फिर जो पाउडर फॉर्म में नहीं आता जो हम लाइन बिछाने के लिए उसके लिए उपयोग करते हैं, प्रति एकड़ आप 40 से 80 किलो आप उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। बहुत सस्ता आता है चूना, तो आपको पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। दूसरा, आपको उसमें जैसे आपके यहाँ अगर देसी गाय की छाछ होती है, हेलो, आपकी जो देसी गाय की छाछ होती है ना, उसको आप 2 लीटर मटके में ले लीजिए,
और उसमें तांबे की अंगूठी डाल दीजिए। तांबे की अंगूठी डालने के बाद उसको 1 महीने बाद 200 लीटर टंकी में 2 लीटर छाछ को मिला के आप स्प्रे कीजिए। और सबसे अच्छा इलाज ये है इसका, क्योंकि आपकी पपीतों में सल्फर की कमी है, तो आपको सबसे अच्छा इलाज उसका ये है कि जो हमारी गौमूत्र में सल्फर की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, बहुत ज्यादा। आप 200 लीटर टंकी में 10 लीटर गौमूत्र लीजिए और स्प्रे कर दीजिए, आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारे गौमूत्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिटॉक्सिफाई मतलब शुद्ध करने वाला होता है, और सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आप 200 लीटर टंकी में 10 लीटर गौमूत्र मिला के स्प्रे कर दीजिए, जबरदस्त प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, और ज्यादा बीमारी है तो ये छाछ का जो मैंने आपको बताया, 2 लीटर छाछ को तांबे की अंगूठी डाल के 1 महीने तक रखिए, उसका उपयोग कीजिए। और अभी तुरंत में आपको राहत चाहिए तो 200 लीटर टंकी में 10 लीटर छाछ भी मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। छाछ, मही, बटर मिल्क, आप जो भी कहते हैं, बस देसी गाय का होना चाहिए। जी, इसमें नहीं, अभी तो मेरा लगता है कि अब बहुत पौधा आदरणीय मेरा सूख गया, लेकिन पुष्पा अगला बार मोतियाल जब जी, खेती करेंगे तो उसके आपका लिए आगे स्वागत। आगे क्या तैयारी करना हो, मिट्टी तैयारी क्या करना होगा आगे से? वो मिट्टी की तैयारी के लिए देखिए, मैं जो आपको गोबर खाद बताया ना, प्रति एकड़ 500 किलो डालिए। जी। बीज जो आप बनाएंगे रात भर, ये बीज अमृत जो हम बनाते हैं, गोबर, गौमूत्र, चूना, दूध भी मिला सकते हैं उसमें, और एक मिट्टी और पानी मिला के उसको रात भर भिगो के रखिए बीज को। और उसके बाद आप नक्षत्र देख के इसके रोपे डाल दीजिए। आपके क्या कहते हैं, पपीते के या केले को आप डायरेक्ट उसकी जड़ों को भिगो के लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको वही लगभग 40 से 80 किलो चूना डालना है अपनी धरती पे, क्योंकि आपकी जमीन 2 मिट्टी है तो उसमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी होती है। और उसके बाद आप छाछ और गौमूत्र का स्प्रे करेंगे तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आपकी बीमारी नहीं होगी, बीज मजबूत होगा। शुरुआत से आप पोषण तत्वों की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो भी पोषण तत्वों की कमी होती है उसी से हमारे उसमें वो होता है। देखिए, पौधा मजबूत है और पोषण तत्व की कमी है तो भी उसको नुकसान होगा। तो ये चीजों का आपको करना है। इसमें सिर्फ गौधार, इसमें कुछ है आपका छाछ, गौमूत्र, बस, और आपको कुछ नहीं चाहिए। चूना भी प्राकृतिक तौर पे मिलता है, सस्ता भी मिलता है बहुत। 80 किलो चूना बहुत ज्यादा महंगा नहीं आएगा, 100-200 रुपए में आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो लगभग साल भर के लिए आपकी धरती माता की हड्डियां या उसके स्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करता है। जी, धन्यवाद जी। आदरणीय पुष्पा जी, अंतिम सवाल। अच्छा, आपका स्वागत। सभी पूरे सदन को प्रणाम। आज का जो है सत्र बहुत अच्छा रहा, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक नींबू का पेड़ है, उस पे हर साल फूल आ रहे हैं पर उसमें नींबू नहीं आ रहे हैं। एक का दुक्का बहुत कम आ रहा है, आजकल भी फूलों से लदा हुआ है पर फल तो दिख ही नहीं रहे उसमें। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। एक आड़ू का है, उसमें भी ऐसे ही हो रहे हैं। कृपया मुझे इसका उपाय बताइए। आप एक काम कीजिए, जैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली वातनाशक कहते चूने को, फिर हमारे उसमें मेथी आता है। तो जैसे आप भी अगर रात को 1 चम्मच मेथी का दाना डाल के उस पानी को पी लेंगे, और मेथी मतलब सुबह आप उसको उठ के मेथी के पानी को पी के मेथी चबा लेंगे, तो आपके जितने भी जोड़ दर्द है वो ठीक हो जाएंगे और शरीर में बहुत ताकत मिलेगी। उसी तरीके से आप एक जग में 4 चम्मच मेथी का दाना डाल के पानी में भिगो दीजिए, 4 लीटर पानी में, और उसको हर हफ्ते उस पानी को हमारे पौधे में डालिए। जबरदस्त फ्रूटिंग और फल आएगी। और जिस तरीके से हम लोग अपनी कटिंग कराते हैं ना ब्यूटी पार्लर जाके, तो थोड़ा सा उसकी आजू बाजू से छटिंग अच्छी, जब फल आने के समय निकल जाएगा तो थोड़ी आजू बाजू उसकी छटिंग, और नीचे की जो मतलब जो लगा हुआ है इसका नीचे का हिस्सा पूरा खाली कर दीजिएगा आप। मतलब नींबू की कटिंग के लिए लगभग 3 फीट तक पूरी उसकी वो शाखा रहनी चाहिए। और ऊपर से जैसे हम हल्की हल्की छटिंग करते हैं ना, चारों तरफ हल्की हल्की आप ऐसी छटिंग कर दीजिए। जब उसको फूल फल आने के खत्म होने के जस्ट बाद आप उसकी छटिंग अच्छी कर दीजिए, और हर हफ्ते उसको पौधे को 2 लीटर मेथी का पानी पिलाइए। जबरदस्त प्रोटेक्शन, जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। और मेथी तो हमारे यहाँ घरों में रहती है, 1 चम्मच 2 चम्मच, कोई महंगी भी नहीं होती। उससे उसको आयरन, मिनरल्स, विटामिन सब मिल जाएंगे, और आपका पौधा बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन देगा। अच्छा, तो उसकी जड़ में डालना है क्या? हाँ जी, हाँ, जमीन में डाल दीजिए, धरती में। चाहे तो उसको आप भिगो भी सकते हैं, तो उसको उससे भी उसको पोषण मिलेगा। जी, बहुत जी, बहुत सुंदर आज का आदरणीय हमारे अंकित मालू जी, और समय लगभग आपका बहुत कीमती समय। और गजानन जी, अब जो है हैंड रेज हो रहे हैं 8:30 बजे के बाद, लेकिन मैं चाहूंगा 1-1 मिनट में अपना सवाल कर लें। आदरणीय गणपत लाल जी, राजस्थान से ये संतरे के पेड़ में भी कर सकते हैं क्या इसको, मेथी के पानी को? मेथी का आपके कितने पेड़ हैं? मेरे 350 पेड़ है। तो आप क्या कीजिए, 200 लीटर की टंकी लीजिए। जी।
और उसमें 1 से 1.5 किलो मेथी डालिए, मुश्किल से 70-80 रुपए की आएगी। हाँ ना, मेथी तो हम प्रोडक्ट करते हैं सर। हाँ, तो मेथी का दाना आप 2 किलो डालिए, 2 दिन तक उसको फूलने दीजिए जी और फिर उसका पानी का उपयोग कीजिए। जबरदस्त टॉनिक, मतलब जब हमारे पास ये रसायन बनाने का, ये सब बनाने का समय कम रहता है, तो जी मेथी का दाना अपने आप में इतना जबरदस्त है, उसमें आयरन की इतनी ज्यादा प्रचुर मात्रा है कि आपकी उसमें इल्लियां भी नहीं आएगी, और मिनरल्स और विटामिन का इतना जबरदस्त खजाना है उसके अंदर कि आपके फल जो होते हैं डबल हो जाएंगे। जबरदस्त प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। 2 केजी मेथी को 2 दिन तक भिगोना। ठीक है, पानी में जी 200 लीटर की टंकी लीजिए आप, जी जी उसमें 190 लीटर पानी भरिए, जी 2 किलो मेथी डाल दीजिए। 2 दिन बाद वो जो मेथी का पानी है, मतलब जो पानी है, वो सोने के कलर का हो जाएगा, गोल्डन कलर का। कौन से जी कलर का हो जाएगा? सोने का। गोल्डन कलर का। उसको स्प्रे मशीन में लीजिए, पूरे में स्प्रे करवा दीजिए, जबरदस्त प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय रमेश मेहरा जी। जी ओम, मैं चाहता हूं कि आखिरी में जो है एक टिप्पणी आदरणीय शरद भैया की और रामकृष्ण रघुवंशी की भी हो जाए, जो वहां पर उपस्थित है। जी आप हैदराबाद चले जाओ, रामकृष्ण रघुवंशी जी हैदराबाद में हैं, यहाँ नहीं है अभी। और आदरणीय ब्रजेश यादव जी हुए हैं, हैदराबाद ही बड़े हुए हैं। ब्रज किशोर यादव जी, ब्रजेश यादव जी। जी जी सर, ओम ओम सर, प्रणाम सर जी। से मेरा एक सवाल था, ये जो प्याज में सर ऊपर से पत्तियां वो पीली पड़ जा रही हैं, मुरझा जा रही हैं, तो इसके लिए क्या है बताएं सर जी, अंकित सर जी। 200 लीटर में 10 लीटर गौमूत्र लीजिए और डालिए, जबरदस्त आपको तुरंत परिणाम मिलेगा 2-3 दिन के अंदर। 200 लीटर में 10 लीटर गौमूत्र, गौ माता का जी जी संग्रह करना चालू कर दीजिए आप, चमत्कार काम करेगा वो। ठीक सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। जी आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करते हैं, वो आए और मालू जी से सवाल करें। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज जो जैविक पे चर्चा चल रही है वो बहुत महत्व